तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। मुझे लगता है सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का एग्जाम खत्म करने के बाद मन में एक कमाल की कौतूहल चल रही होगी, आखिर आपका रिजल्ट क्या होने वाला। बिल्कुल पेपर 1 और पेपर 2 को जिस तरह से हम एनालिसिस करें, पूरा ब्रॉडर एनालिसिस आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, जहां 125 क्वेश्चन का एग्जैक्ट एनालिसिस मिलेगा और पेपर 2 जो कि 7 क्वेश्चन से बनता है उनका भी एक सटीक एनालिसिस आपके सामने आने वाला है। इसका उद्देश्य केवल एक है कि आप एक बार वाकई में समझ पाएं कि वाकई में आपने किस तरह से परफॉर्म किया है और आगे की तैयारी में आपको कैसे एफर्ट्स करने हैं। जिन्होंने तैयारी अच्छी की और वाकई में रिजल्ट को क्लियर कर रहे हैं, अब वो अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए भिड़ जाएं। बिल्कुल। और मेजर कल्सी परिवार देश का इकलौता परिवार है जो आपको सीएपीएफ के भी पैनल इंटरव्यू के लिए जबरदस्त तैयारी देगा। और साथ ही साथ उन सारे बच्चों को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं जिन्होंने सीपीएफ को ज्वाइन करने का अपना ड्रीम बना रखा है, असिस्टेंट कमांडेंट पद को ड्रीम बना रखा है। मैं समझा देना चाहता हूं कि मेजर कल्सी क्लासेस में बेटा जबरदस्त शुरू कर दिया ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम आपके लिए। तो इस समय बैठ के इंतजार करने का नहीं है। सीएपीएफ का एग्जाम डन हुआ, आप सीडीएस के लिए बढ़ेंगे, अब आप एफकैट के लिए बढ़ेंगे, हर उस एग्जाम के लिए बढ़ेंगे जो ग्रेजुएशन एंट्री में आपको अपॉर्चुनिटी देता है। आज तेजी के साथ सबसे पहले एनालाइज करते हैं इस मॉडल पेपर को और फटाफट डिसाइड करते हैं एमकेसी के क्लासरूम प्रोग्राम का हिस्सा बनने का, एमकेसी पब्लिकेशन की किताबों से बेहतर तैयारी से जुड़ने का और फाइनली सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के पद को सुनिश्चित करने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पेपर का एनालिसिस। A very good morning to everyone. You're most welcome at the Major Kalsi classes. This is Abhishek Dwivedi और GS faculty. जैसा कि आपने देखा है कि कंटिन्यूअसली बैक टू बैक आपके लिए जो पेपर्स हैं वो लाए जा रहे थे, मॉडल पेपर्स, मॉक टेस्ट कराए जा रहे थे। और उम्मीद अगर मैं करूं एक पेपर को देख करके एनालिसिस करूं ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं डियर क्लास, तो आपको बता दूं कि यहां पे जो हिस्ट्री से सेगमेंट से क्वेश्चंस आए थे वो आए थे अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस और पॉलिटी से आपको 15 to 16 क्वेश्चंस देखने को मिले। 15 क्वेश्चंस मान लें प्रॉपरली। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि वही रेंज प्रीवियसली आता था 35 to 40 क्वेश्चंस की रेंज, उसी रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है पेपर। हिस्ट्री 20 क्वेश्चंस एंड 15 क्वेश्चंस फ्रॉम द पॉलिटी। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि मैं आपके लिए हिस्ट्री एंड पॉलिटी का एनालिसिस लेकर के आया हूं। इसके बाद रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स की जो फैकल्टीज होंगे बैक टू बैक आपके लिए एनालिसिस लेकर के आएंगे। और दूसरी बात रही तो जो पेपर था वो बहुत ईजीएस्ट था। पॉलिटी के 15 में से 12 क्वेश्चन डिक्टो ऑफलाइन क्लास प्रोग्राम से मेजर कल्सी के अगर एसोसिएट थे आप, तो आप वहां पर जाकर के अगर देखेंगे तो क्लासरूम प्रोग्राम से 15 क्वेश्चंस में 12 क्वेश्चंस आपके आएंगे। और अगर हिस्ट्री की मैं बात करता हूं तो हिस्ट्री के कुछ पेपर्स जैसे कि जाट रिवाल्ट से क्वेश्चन आया था, थोड़ा टफ था। और अगर बात करी जाए तो हिस्ट्री भी बहुत ही अदर ईयर्स के कंपेयर में बात करेंगे बहुत ही अच्छी आई थी। ओवरऑल मैं चाहूंगा कि जो भी पेपर का एनालिसिस करूं वो बेस्ट आंसर्स दूं। और अगर बात करता हूं तो कुछ आंसर्स थोड़े बहुत अगर मैं बात करता हूं तो पॉइंटों में वेरिएशंस हो सकती है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएं मेजर कल्सी परिवार के द्वारा वो एग्जैक्ट डिक्टो हो और यूपीएससी के वही आंसर्स कीज में आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप प्रीवियसली एनडीए की बात रही हो या सीडीएस की बात रही होगी, बैक टू बैक आप जानते हैं कि मैं एनालिसिस कंटिन्यूअसली आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। आइए सीरीज की स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो आपको मैं बता दूं हिस्ट्री से 20 क्वेश्चंस थे, पॉलिटी से 15 क्वेश्चंस थे। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस के बारे में प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, देखेंगे। अगर मैं बात करता हूं तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस की शुरुआत यहां पर आप अगर देख पा रहे होंगे तो क्वेश्चन नंबर जो 6 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, यहां पे आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादी प्रवृत्तियों के उभार, मतलब सोशलिस्टिक की बात कर रहे के कारण आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की नींव पड़ी। इट्स एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल सही है ये। 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस से समाजवाद को अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया तथा किसानों और श्रमिकों से जुड़ने का आग्रह किया। तो ऑप्शंस अगर 6 की मैं बात करता हूं तो बोथ विल बी द राइट, 1 and 2 बोथ विल बी द राइट आंसर, यानी कि सी एब्सोल्युटली ट्रू होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की तो उसकी नींव ही रखी थी किसने? जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव जी ने। ठीक है, तो यहां पे जो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा अगर बात करी जाए तो सी विल बी द एब्सोल्युटली ट्रू। नाइन, अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन जो हिस्ट्री से रिलेटेड है 7वां, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और आप अगर थोड़ा सा आईक्यू का प्रयोग करें तो आप बता सकते थे आरंभ में भारत में उपनिवेशिक काल के दौरान कॉलोनियल टाइम पीरियड में जो हिल्स होती थी उसको
क्यों अंग्रेज अपना स्थान बनाते थे? रीजन एक ही था कि आरोग्य निवास, जिसको कहा जाता था सैनिटारियम। सैनिटारियम का मतलब यह होता था कि जो उनकी क्लाइमेट है ब्रिटेन की और हमारी इंडिया की क्लाइमेट में काफी मेजर डिफरेंस है इन्वायरमेंट का, टेम्परेचर का। तो आप ये जान लें कि जो वहां से ऑफिसर्स आते थे उनकी तबीयत खराब हो जाती थी, उनको इस टेम्परेचर को एडजस्ट कराना होता था। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे? आरोग्य निवास बनाते थे हिल स्टेशंस में। डी विल बी द एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल सही होगा और बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, और इसलिए आप इसका आंसर कर सकते हो। यहां पे आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख पा रहे होंगे आपके सामने स्क्रीन पे है। इनमें से आठवें क्वेश्चन, इनमें से कौन धर्म सभा के संस्थापक थे? तो राइट आंसर विल बी राधाकांत देव विल बी द राइट आंसर। और इनका कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड थे, अगर बात करी जाए तो वही टाइम पीरियड था जो आचार्य, अगर मैं बात करता हूं तो राजा राम मोहन राय के टाइम पीरियड के कंटेम्प्रेरी तो राधाकांत देव ने। अगर बात करी जाए तो राजा राम मोहन राय ने स्टेब्लिश क्या किया था? ब्रह्म समाज 1828 में, और उसी के कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना करी थी। बिल्कुल ट्रू है, यहां पे कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। चल अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करता हूं तो आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 9, 17वीं और आरंभिक 18वीं शताब्दी की लिखित में जाट किसान नेता। ये थोड़ा सा कन्वेंशनल पेपर जैसा हिस्ट्री का आता था उससे थोड़ा सा टफ पेपर, आप जानते ही हैं कि 3 कंडीशंस को रख करके इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, तो ये टफ क्वेश्चंस था। फिर भी इसका आंसर आप देख लें। एक चीज आपको बता दूं, अगर बदन सिंह जाट नेता का नाम आपने सुना है तो आपके माइंड में आ जाएगा कि दिस विल बी द लास्ट, और इसमें एक ही ऐसा ऑप्शन है एलिमिनेशन मेथड के द्वारा कि ए विल बी द एब्सोल्युटली ट्रू। तो यहां पे आपको बिल्कुल सबसे आपको लास्ट में अगर बात करी जाए तो बदन सिंह का नाम आता है जाट नेताओं में। तो गोकला जाट पहला ऑप्शन, दूसरा राजाराम जाट सेकेंड, एंड फोर्थ वन चूड़ामन जाट, देन बदन। तो ए विल बी द ट्रू आंसर्स। क्लियर बातें बेटा? चल अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम मूव ऑन करते हैं तो अगला क्वेश्चन देख लें आप। अगला क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित भक्तों में कौन से निर्गुण भक्ति का संबंध नहीं थे? चैतन्य विल बी द राइट आंसर, चैतन्य विल बी द राइट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? चल अगले क्वेश्चंस की ओर अगर हम मूव ऑन करते हैं, ये देखिए 40 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा आप लोग, 40 नंबर क्वेश्चंस इसको देखते हैं हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन आपका जो है बेटा वो है हिस्ट्री से रिलेटेड है और सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से, बेसिकली सिख से रिलेटेड है। प्रारंभ के सिख गुरु धर्मोपदेशक थे और उन्होंने राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन गुरु अर्जुन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो अपनी शुभकामनाएं दी। बिल्कुल, और शायद जहांगीर ने इनको डेथ सेंटेंस इसीलिए दिया था क्योंकि इन्होंने रिवॉल्ट रेज अप कर दिया था अगेंस्ट टू जहांगीर। तो ये बिल्कुल ट्रू है पहला स्टेटमेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुरु अर्जुन देव ने कमोबेश अनिवार्य आध्यात्मिक कर की व्यवस्था की शुरुआत करके वित्त जुटाने का प्रयास किया जिससे उनके मसंद कहे जाने वाले प्रतिनिधि संग्रहित किया जाता था। बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू है। 1 and 2 सी विल बी द राइट आंसर यहां पे होगा। ठीक है, यह बड़ा क्वेश्चन जबरदस्त है और रिपीटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। कुतुब मीनार मूल रूप से 4 मंजिली थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने 5वीं मंजिल जोड़कर ढांचे की ऊंचाई में वृद्धि की? आप जानते हैं आकाशीय बिजली से गिर गई थी ये, और तो इसमें जो है जो आगे फर्दर इसमें इंप्रूवमेंट किया गया था वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया जाता था, और इसी ने लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना करी थी। दीवान बंदगान की स्थापना करी थी। इसके समय में दीवान दासों की संख्या 1,80,000 तक पहुंच गई थी। दीवान खैरा, दीवान बंदगान, ये सारी ऐसी व्यवस्थाएं यही लेकर के आया था। दारुल सफा नामक अस्पताल से स्थापना इसी ने करी थी, और इसी ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण भी कराया था, और बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है तुगलक डायनेस्टी के अंतर्गत। इसके टाइम पीरियड की बात करेंगे तुगलक डायनेस्टी में, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड की, तो 1351 से लेकर के 1388 तक इसका टाइम पीरियड था। यहां पे कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत और उनसे संबंधित क्षेत्र के निम्नलिखित में कौन से युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो यहां पे आप जानते हैं कि ये लगभग विजयनगर बहमनी साम्राज्य के समय की बात हो रही है। विजयनगर और बहमनी की बात हो रही है। तो जो प्रश्न कह रहा है कि दक्कन के क्षेत्र की बात कर रहा है, तो बरीद शाही तो बीदर सही है, कुतुब शाही गोलकुंडा से बिलोंग करते थे, इमाद शाही बरार से, बट जो निजाम शाही है वो बीजापुर से बिलोंग नहीं करते थे, वो अहमदनगर से बिलोंग करते थे। कहां से बेटा? अहमदनगर से बिलोंग करते थे। तो इट्स विल बी द राइट आंसर, यानी कि कह रहा है सही सुमेलित नहीं। आपको मैंने बताया था कि आजकल जो ट्रेंड है वो यह है विच अमंग द फॉलोइंग इज द नॉट ट्रू, इट इज प्रॉपरली नॉट एसोसिएटेड, मतलब 4 में आपको एक सही चुनना है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें?
तो यहां पे निजाम शाही ये वाला राइट आंसर होगा, सुमेलित नहीं है। अहमदनगर होता तो शायद सुमेलित हो जाता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करता हूं जो कि पॉलिटी से संबंधित है। इनमें से कौन लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख नियत करता है? भारत का राष्ट्रपति। जब नई सरकार बनेगी तो उसका आह्वान कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। अब जो ऑप्शंस दिए गए हैं, पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है कि उनमें जो हो लोकसभा उपाध्यक्ष बाद में आता है, लोकसभा महासचिव, इससे कोई मतलब नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री, जब कोई मंत्रालय ही नहीं बना है तो संसदीय कार्य मंत्री कहां से बन जाएगा? भारत का राष्ट्रपति। बिल्कुल तो एब्सोल्युटली ट्रू। अगर एक कॉमन सेंस की भी प्रयोग करेंगे तो भारत का ही राष्ट्रपति डिसाइड करता है। चल अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो पहले 43 देख लेते हैं, 43 फिर 46 देखेंगे। चल देखिएगा, इस क्वेश्चन के आंसर्स को भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अकबर के शासनकाल में पंजाब से अवध तक बहुत बड़े क्षेत्र में जब्ती प्रणाली लागू की गई। 17वीं शताब्दी के उत्तर भारत में कनकूट प्रणाली के चलते जब्ती प्रणाली को ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यहां पे जो ऑप्शन केवल ए विल बी द राइट आंसर होगा। अकबर के टाइम पीरियड में इस वाज इंट्रोड्यूस्ड जब्ती प्रणाली, बट इसका प्रभाव इतना नहीं पड़ा कि यह कमजोर पड़ जाए कनकूट। तो बिल्कुल सही होगा, 43 का ए विल बी द राइट आंसर। अब आगे की ओर मूव ऑन करते हैं तो थोड़ा देख लेते हैं। यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 44 है उसको देख लेते हैं एक बार, फिर 46, 47 देखते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 44 की बात करी जाए तो इनमें से किसने अपने सहयोगियों को सचेत किया कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई और वैसी ब्रिटिश योजना बना रहे हैं जैसा ब्रिटिश होते हुए देखना चाहते हैं? सोमनाथ लाहिड़ी विल बी द राइट आंसर। सोमनाथ लाहिड़ी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी कन्वेंशनल आ जाते हैं आपके पेपर्स में। चल आगे की ओर मूव ऑन करता हूं तो हम क्वेश्चन नंबर 46 और 47 को देखना जरूर चाहेंगे। 46 दैहिक स्वतंत्रता जो है, पर्सनल लिबर्टी की बात की जा रही है, लिखित कौन सा सही नहीं है? भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी व्यक्ति के तर्कसंगत आधार के बिना उसके दैहिक स्वतंत्रता से वंचित रखने का प्राधिकार राज्य के पास नहीं है। सही नहीं है, बिल्कुल नहीं सही है ये, और ये तर्क संगत आधार ही नहीं होता एक्चुअल में, तो सही नहीं है। बिल्कुल ए विल बी द राइट आंसर और सारे सही हैं। क्लियर टू एवरीवन। चल 47 की मैं बात करता हूं तो 47 में कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, 47 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में लिखित में कौन से कथन सही नहीं है? वो किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है ये। वे सभी मूल अधिकारों पर अभिभावी हो सकते हैं, ओवर राइट्स नहीं हो सकते। इट्स बिल्कुल ट्रू विल बी द राइट आंसर। यह सही नहीं है, बिल्कुल सही है। वे सभी मूल अधिकारों पर अभिभावी हो सकते हैं, नहीं हो सकते भाई, पॉसिबिलिटीज नहीं है। वे सामाजिक और आर्थिक न्याय से संबंध किया जा सकता है, बिल्कुल सही है ये। निःशुल्क और कानूनी सहायता से देने के संबंध में किया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बी विल बी द राइट आंसर। वे सभी मूल अधिकारों पर अभिभावी ओवर राइट्स नहीं हो सकते, इट्स ट्रू। चल आगे की ओर मूव ऑन करते हैं, आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। यहां तक क्वेश्चंस के आंसर्स हमने कर दिए। अब आइए आगे की ओर मूव ऑन करूं। 48 क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बेटा सभी लोग। भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में लिखित में कथनों में कौन सा सही नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द नॉट ट्रू रिलेटेड टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? उद्देशिका के मूल रूप में पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य पद नहीं था। देखो सेकुलर तो नहीं था, बट ये शब्द था लोकतंत्रात्मक। यहां पे थोड़ा सा यूपीएससी ने क्या किया, लैंग्वेज के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करी दी स्टूडेंट के साथ, यानी कि ये सही है बिल्कुल कि पद नहीं था। उद्देशिका क्या सही नहीं है? पद नहीं था भाई, सही नहीं है। उद्देशिका में उद्देशिका के साथ पंथ निरपेक्ष नहीं था और शब्द तो थे ना, तो कौन सा सही नहीं है? उद्देशिका में भारतीय संविधान की मूल संरचना निहित है, बिल्कुल सही है। उद्देशिका अपने आप किसी न्यायालय में परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि जहां भाषा स्पष्ट है वहां संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक के रूप में उद्देशिका पर विचार नहीं किया जा सकता। यही गलत है यार, यही स्टेटमेंट सही नहीं है। मतलब डी विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? यहां तक बातें क्लियर हो गई। अगर इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर हो गई बातें बेटा यहां तक? चल आगे क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बहुत आसान सा प्रश्न है बेटा, बहुत आसान सा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक गण इलेक्टोरल कॉलेज में लिखित में कौन सा शामिल नहीं है? आप जानते हो इफ वी हैव अ इलेक्शन रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो दो उसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा सदस्य होते हैं। राज्य के विधान परिषद के सदस्य नहीं होते हैं बेटा। 1 and 2 विल बी द राइट आंसर। राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? 1 and 2 विल बी द राइट आंसर।
क्लियर हो गई बातें भाई? निम्नलिखित में कौन से शामिल नहीं है यहाँ पे? तो यहाँ पे बात की जा रही है बेटा, ध्यान सुनना। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है, तो शामिल नहीं है राज्य के विधान परिषद के सभी सदस्य, केवल 3 होगा। कथनों में कौन सा शामिल नहीं है? केवल 3 राज्य के विधान परिषद के सदस्य, केवल 3 होगा, और सारे लोग शामिल होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल नहीं है? सिर्फ शामिल नहीं है राज्य के विधान परिषद के सदस्य। क्लियर हो गई बातें यहां तक बेटा? प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पंचतत्व में कौन से मूल तत्व शामिल है? क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, वायु पृथ्वी अग्नि आकाश और जल विल बी द राइट आंसर, वे विल बी द एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, 64 का होगा बी। ये देखिए 86 क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है बेटा, इसके ऑप्शंस को भी देखिएगा, फिर आप आंसर्स कर पाएंगे इजिली। यू कैन आंसर दिस वन द क्वेश्चंस। इसको थोड़ा सा मैं झूठा कर देता हूँ। चल, शायद अब क्वेश्चन आप प्रॉपर देख पा रहे हैं बेटा। अकबर के बारे में लिखित कथनों में कौन सा सही है? 1560 के दशक में अकबर ने आगरे का किला बनवाया, यही स्टेटमेंट गलत है। अरे भाई 1560 की बात नहीं है, 1500 अगर मैं बात करता हूं तो 65 से लेकर के 73 के बीच में बना था, 60 के दशक की तो बात ही नहीं हुई, यही गलत है। 1570 के दशक में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया, बिल्कुल सही है। 2, 3, 4 सही, 2, 3, 4 सी विल बी द राइट आंसर। और अकबर ने सीकरी में शेख सलीम चिश्ती में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया है। हालांकि वहां की जितनी भी इमारत इसने बनवाई है फतेहपुर सीकरी में, वो लाल पत्थर से बनवाई गई है। याद रखिएगा बेटा, सिर्फ शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह बनवाई गई थी वो संगमरमर से बनवाई गई थी। दिस विल बी द एब्सोल्युटली ट्रू, सी विल बी द राइट आंसर। 87 की बात करता हूं। विजयनगर के अमर नायकों के बारे में रिपीटेड क्वेश्चन है। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की बात करें तो एनडीए और सीडीएस में फेवरेट टॉपिक बन चुका है आयोग का। अगर इसकी बात करते हैं, विजयनगर के अमर नायकों के बारे में लिखित कथनों पर कौन से सही हैं? अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्होंने राय शासकों के द्वारा शासन करने के लिए राज्य क्षेत्र दिए गए थे। उनकी सेवा के बदले में और उनके सैन्य बदल के रखरखाव के उन्हें नगद भुगतान किया जाता था। बस यही गलत है, नगद कैश नहीं मिलता था बेटा अमर नायकों को। तो आपको बता दूं 1, 3 एंड 4 विल बी द राइट आंसर, वे विल बी द एब्सोल्युटली ट्रू। कौन सा सही होगा? बिल 1, 3 एंड 4, 2 विल बी द नॉट राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की ओर 87 के बाद अगर बात करी जाए तो 88 जो क्वेश्चन है बहुत ही जबरदस्त है और रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन से सही रूप से सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जानते हैं 1793 में अस्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ये सुझाव दिया था अस्थायी बंदोबस्त का किसने? दो लोगों ने मिलकर के इस पे काम किया था, जेम्स ग्रांट और जॉन सोर ने। ठीक है, हालांकि फाइनल अप्रूवल किसने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो बिल्कुल सही है। रैतवाड़ी थॉमस मुनरो, क्लियर। महलवाड़ी हार्ट मैकेंजी विल बी द ट्रू, तो डी विल बी द राइट आंसर। 1, 2 एंड 3 क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर अगर हम मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। बेटा ध्यान से देखिएगा, अगर क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें, इनमें से किसने हैदराबाद में स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित करने के लिए निजामुल मुल्क आसफ जहां की उपाधि धारण करी थी? चिंगलीज खान। बेटा किसने? चिंगलीज खान। क्लियर टू एवरीवन। चल आगे के क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 90 की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 90, एक व्यक्ति को निम्नलिखित मूल अधिकारों में कौन सा प्रदान नहीं किया गया? एक अपराध के लिए एक ही अधिक बार अभियोजन और दंड के विरुद्ध संरक्षण, अपने विरुद्ध अभियोजन के समर्थन के साक्ष्य के रूप में अपने हस्तलिखित मुद्दे से इनकार करना, ये ही गलत होगा भाई। बी विल बी द राइट आंसर। इनकार कहां कर सकते हैं आप? चल 91 की बात की जा रही है, अच्छे से देखिएगा। 91 की बात करता हूं तो इसमें कह रहा है भारत के संविधान में लिखित में किस निकाय के प्रत्येक राज्य में नगर पालिका का गठन करने का प्रावधान नहीं है? शहरी पंचायत, अर्बन पंचायत। क्लियर हो गई बातें? डी विल बी द राइट आंसर। निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार करें। 26 जनवरी 1950 को अंतर्विरोधों से ग्रसित जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी तथा सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। जहां ही सोशल जस्टिस की बात आ जाए और इकोनॉमिक लेवल की बात आ जाए तो सरोजनी नायडू राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। क्लियर टू एवरीवन, यानी कि BR अंबेडकर। और जहां भी सोशल जस्टिस की बात हो, इकोनॉमिक लेवल की बात होगी तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी, दो लोगों को आप जरूर माइंड में सेट रखें। एक इसका राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। यहां तक बातें क्लियर हो गई बेटा। 90 अब 93 क्वेश्चन की मैं बात करता हूं।
93 क्वेश्चन में कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में कौन सी शक्ति प्रदान नहीं की गई है? संसद के किसी सदस्य की निहिरता से संबंधित किसी प्रश्न पर विशिष्ट निर्णय लेना, ये प्रदान नहीं की गई है बेटा। आप जो भी इससे डिसीजंस लेने होते हैं वो स्पीकर लेता है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। 94 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा 94 क्वेश्चन की। मेनका गांधी भारत संघ 1978 के निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? यह निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 19 और 21 अपरिवर्तनीय वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। कौन सा सही नहीं है? यह निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 21 में अंतर्विष्ट कोई भी विधि अनुच्छेद की वजह संतुष्ट नहीं करती है। निष्पक्ष विचारण से विचाराधीन उपयुक्त के विरुद्ध पक्षपात नहीं होता है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। शामिल है भैया, मृत्यु का अधिकार शामिल है। 21 क्लियर टू एवरीवन, डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 आप सबके सामने है। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में किस कालखंड के दौरान चोलिस्तान क्षेत्र में स्थित अधिकांश पूर्ण विकसित हड़प्पा स्थलों का परित्याग कर दिया गया था? दिस वाज द टाइम पीरियड ऑफ 1800 BC, 1800 BC। चलिए आगे की बात करते हैं। माध्यमिक शाखा की बात करी जाए, माध्यमिक शाखा के मूल ग्रंथ माध्यमिक कारिका के रचयिता कौन है? अगर बात करी जाए तो इसके राइट आंसर होंगे ए नागार्जुना। क्लियर टू एवरीवन। चल आगे की बात करता हूं, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया था आपके एग्जाम में। जानते ही हैं कि कालिदास ने वासव दत्ता का लेखन नहीं किया है और सारे सही हैं। सोमदेव, कथा सरित सागर, अश्वघोष, बुद्धचरित, विल्हड़, विक्रमांदेय चरित, कालिदास, वासव दत्ता, कालिदास ने नहीं लिखा है। क्लियर हो गई बातें, यही पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, क्वेश्चन नंबर 118 ये क्वेश्चन रिपीटेड है। मथुरा कला शैली में लिखित में भगवान बुद्ध की मूर्तियां इमेजेस किस मुद्रा में पाई गई? अभय मुद्रा में पाई गई। ठीक है, और सर्वप्रथम भारत में अगर किसी की मूर्ति पाई गई तो मथुरा से पाई गई थी, किसकी? गौतम बुद्ध की। क्वेश्चन नंबर 119 में कह रहा है मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का निम्नलिखित में कौन से पुरातात्विक अवशेषों से? कुम्हरार और बुलंदी बाग विल बी द राइट आंसर। सी विल बी द राइट आंसर, सी। पुराणों में 7 वाहनों की पहचान निम्नलिखित में किस विशेष नाम से की गई है? अगर आप बात करेंगे तो पुराणों में 7 वाहनों की पहचान जो है वो आंध्र सातवाहन वंश से की गई है। पुराणों में आंध्र सातवाहन, जिसके फाउंडर थे सातवाहन डायनेस्टी के, कौन थे? बेटा सिमुक थे। क्लियर टू एवरीवन। और जो सातवाहन डायनेस्टी है वो काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में लगभग आ रही। सातवाहन डायनेस्टी जो थी वो मातृ सत्तात्मक बेस्ड थी, मैट्रियार्कल थी, वुमन सुप्रीमेसी पे बेस्ड थी। इंडस वैली और सातवाहन डायनेस्टी की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से पता चलता है कि मातृ सत्तात्मक थी ये सत्ता यहाँ की। यहाँ पे वुमन सुप्रीमेसी हुआ करती थी। जो राजा होते थे राजा अपने नाम में अपनी माता का नाम जरूर लिखता था, एड ऑन करता था। ठीक है, आगे की ओर बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन जो है 121 है, उसको देख लेते हैं। 121 क्या कह रहा है? उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित में कौन सी शक्ति उच्च न्यायालय को भी प्रदान की गई है? आप जानते हैं कि अभिलेखों का न्यायालय दोनों को कहा जाता है, एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कहा जाता है इन्हें। तो अभिलेखों की न्यायालय। चल आगे की ओर मूव ऑन करता हूं तो 122 क्वेश्चन में की बात करता हूं तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे 122, भारतीय संविधान मूल अधिकार की निम्नलिखित किस गारंटी नहीं देता है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार गारंटी नहीं देता है क्योंकि ये पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था और 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1978 के अंतर्गत आर्टिकल 31 को फंडामेंटल राइट्स को समाप्त कर करके क्या बना दिया गया? इसे बना दिया गया लीगल राइट्स के तौर पे बना दिया गया। क्या बना दिया गया बेटा? लीगल राइट्स के तौर पे यूज किया जाने लगा और इसका नाम कर दिया गया 300A। क्या कर दिया गया? 300A। क्लियर टू एवरीवन, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? चल, तो संपत्ति का अधिकार जो है गारंटी नहीं देता है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत क्योंकि इसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, सी विल बी द राइट आंसर। अब आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। 122 के बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 123 क्या कहता है कि 123 क्या कहता है बेटा? कहता है कि उच्चतम न्यायालय के लिखित कथनों में कौन से सही नहीं है? तो ए विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे यही सही नहीं है और सारे सही हैं। क्लियर हो गई बातें बेटा? चल आगे की ओर अगर मूव ऑन करते हैं, लोक लेखा समिति के बारे में कथनों में कौन सा सही है? निम्नलिखित लोक कथनों पर कौन से कथन सही है? पहला ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है जिसमें सही पूछ रहा है, नहीं तो सब में सही नहीं है। इस समिति में लोकसभा में 15 सदस्य और राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। गलत है बेटा। पब्लिक अकाउंट कमेटी में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, 15 7 22
और ये गलत दे रहा है। वित्त मंत्री कोई भी मंत्री जानते हैं ये आप इनके हेड नहीं हो सकते या सदस्य नहीं हो सकते। समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, बिल्कुल इट्स ट्रू, सी विल बी द राइट आंसर। चल आगे बात करता हूं, 125वें क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? आप जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए 10 साल का आपके पास हाई कोर्ट में एज एक्सपीरियंस हो या 5 साल आपके पास हाई कोर्ट में एज जज एक्सपीरियंस हो, ठीक है। और दूसरा, अथवा भारत के राष्ट्रपति की राय में आप परंपरागत विधिवेत्ता हो, तो सी विल बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस वन, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति की राय में परंपरागत इमिनेंट जो जूरिस्ट होगा उसे अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। मेजर कलसी परिवार से अगर अभी तक आप नहीं जुड़े थे तो जुड़ने का प्रयास करें, ऑफलाइन ऑनलाइन माध्यम से। मैं अभिषेक द्विवेदी आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करूंगा इस मेजर कलसी परिवार की तरफ से, और जरूर अपना रियल फीडबैक दें कि जो ऑफलाइन क्लास कर चुके हैं मेजर कलसी में, वहां पे आपने कितने क्वेश्चंस को यहां पे देखा कि ऑफलाइन प्रोग्राम के फंसे, और जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसा लगा ये आपको सेशन, ठीक है। फिर इसी तरीके के एनालिसिस लेकर के मैं उपस्थित रहूंगा, मेरी टीम उपस्थित रहेगी आपके सामने। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कलसी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कलसी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेजर कलसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको मालूम है, कल यानी कि 8 अगस्त को आपका असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जामिनेशन हुआ है, CAPF। वो वाला जो पेपर था, पेपर का अगर हम लेवल देखते हैं ब्रॉडर वे में, तो लेवल जो था कहीं ना कहीं इजी था, थोड़ा इजी से डिफिकल्टी की तरफ था। एंड जो जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ज्योग्राफी के तकरीबन 18 से 20 क्वेश्चन उसके अंदर मिले हैं, एंड इकोनॉमिक्स के भी तकरीबन हमको 10 से 11 क्वेश्चन मिल जाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी पोर्शन को कवर करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी से, वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली रिवर एंड मेजर पोर्ट इन इंडिया। आपको मालूम है हमारे यहाँ पर 12 मेजर पोर्ट्स होते हैं। वो जो पोर्ट्स होते हैं 12 मेजर पोर्ट्स, उनमें से 11 जो पोर्ट्स है वो क्या है? वो जो पोर्ट्स है सी पोर्ट है, यानी कि समुद्र पे स्थापित है वो पोर्ट। लेकिन एक पोर्ट ऐसा है जो कि एक रिवर पर लोकेटेड है, एंड दैट पोर्ट इज कोलकाता पोर्ट। दैट पोर्ट इज कोलकाता पोर्ट। इस दूसरे क्वेश्चन पूछा हम लोगों से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजर्ट रिवर। हमारे पास में 4 ऑप्शन है, बराक रिवर, रूपेन रिवर, बानस रिवर एंड मच्छू रिवर। दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसे हम कर सकते थे इसको, एलिमिनेशन मेथड। अगर आप देखेंगे रूपेन, बानस, मंचलू, ये जो रिवर है बानस रिवर, हमको मालूम है ये अरावली की तरफ मूव करती है। मच्छू एंड रूपेन रिवर, इसको बारे में हमने कभी नहीं सुना है, लेकिन जब हम देखते हैं बराक रिवर को, इट इज वेरी वेल नोन कि ये वाली जो रिवर है, ये रिवर कहां पे फ्लो करती है? ये फ्लो करती है हमारे नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर से क्या करती है, मणिपुर से ओरिजिनेट होती है, एंड उसके बाद में जो बे ऑफ बंगाल है वहां पर क्या करती है, वो मर्ज करती है। तो पहला आंसर क्या, जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? बराक। बराक इज नॉट अ डेजर्ट रिवर। ऑलराइट, अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा है द हैवीएस्ट स्ट्रोक्स व्हिच आर रोल्ड अलोंग द रिवर बेड इन रिवर ट्रांसपोर्ट कम अंडर विच टाइप ऑफ लोड? सोल्यूशन लोड, सस्पेंशन लोड, सोल्टेशन लोड या फिर ट्रैक्शन लोड। दोस्तों आपको मालूम है जब रिवर जो ओरिजिनेट करती है वो माउंटेन से आती है, क्योंकि माउंटेन से आती है वहां पर जो स्लोप होता है, स्लोप इज वेरी हाई। अगर आप यहां पर देखोगे कोई भी जो रिवर है, अगर वो रिवर यहां से आती है, उसका जो स्लोप होता है, स्लोप इज वेरी हाई होता है, जिसकी वजह से जो वाटर की जो वेलोसिटी होती है, वाटर की वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बोल्डर होते हैं, उसको क्या करता है, उसको वो साथ लेके चलता है। लेकिन जैसे ही जो रिवर होती है वो प्लेन रीजन में एंटर करती है, वो उसकी जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी कम हो जाती है, एंड उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी हो जाती है वो कम हो जाती है, इसलिए वो उनको यहाँ पर क्या कर देती है, उनको छोड़ देती है। बाकी के जो अगर हम देखेंगे सोल्यूशन, सस्पेंशन, सोल्टेशन, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये प्लेन रिवर, ये प्लेन एरिया में होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें इतनी वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऑलराइट, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ट्रैक्शन लोड। ट्रैक्शन लोड में क्या होता है कि हमको जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी बहुत चाहिए होती है वाटर की, जब ये आगे मूव कर पाएगा, अदरवाइज आगे मूव नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, एंड इस क्वेश्चन को इन लोगों ने कई बार पूछ लिया है,
कई बार पूछ लिया है डिफरेंट फॉर्म में। इसमें पूछा आप लोगों से विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द कोरल्स। पहला जो ऑप्शन है फ्रेश वाटर, सेकंड जो ऑप्शन है क्लियर शैलो सॉल्ट वाटर, थर्ड जो ऑप्शन है प्लेंटी ऑफ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, फोर्थ जो ऑप्शन है आपके पास में वार्म वाटर बिटवीन 23 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों आपको मालूम है जो कोरल रीफ्स होती है ये माइक्रो क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कहां पर रहते हैं, सोल्टी वाटर में रहते हैं। इनको फ्रेश वाटर नहीं चाहिए होता है कतई भी, बिल्कुल भी इनको फ्रेश वाटर नहीं चाहिए होता है। सी सैलिनिटी कितनी होनी चाहिए, 33 ppt। ओके, ये एक मिनिमम कंडीशन होती है कि सी सैलिनिटी इतनी होनी चाहिए। बाकी शैलो वाटर में ही लोग रहते हैं, यस, क्योंकि इनको फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना होता है। सेकंड ऑप्शन में ये क्लियरली मेंशन है, एंड जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी यहां पर क्लियरली मेंशन है। तो दूसरा तीसरा एवं चौथा विल बी द राइट आंसर। दूसरा तीसरा एंड चौथा विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कन्वेक्शन करंट्स व्हिच मूव द टेक्टोनिक प्लेट्स आर फाउंड इन व्हिच लेयर ऑफ द अर्थ, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। आपको मालूम है कि जब हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं उसके अंदर जो सबसे पहला सिद्धांत आता है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसको किसने दिया था, एल्फ्रेड वैगनर ने। इस सिद्धांत के अनुसार क्या था, इनिशियली सब कुछ एक सुपर कॉन्टिनेंट में स्थित था, लेकिन बाद में क्या होता है उसका ब्रेकअप हो जाता है। लोरेंशिया एंड द गोंडवाना लैंड। लेकिन ये जो पर्सन था एल्फ्रेड वैगनर, वो इसके पीछे का मैकेनिज्म नहीं बता पाया था। ही फेल्ड इन टेलिंग द मैकेनिज्म बिहाइंड द ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट। सो इसी के बाद में एक जेंटलमैन थे जिनका नाम था ऑर्थोरोम्स अपनी एक थ्योरी लेकर आते हैं, इसको बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। वो बोलते हैं कि हमारा जो लिथोस्फीयर के नीचे वाला जो रीजन है, अपर मेंटल का पोर्शन, एस्थेनोस्फीयर जो कि एक सेमी मोल्टन स्टेट में है, वहां पर क्या होता है, कन्वेक्शन होते हैं। क्या होते हैं, कन्वेक्शन होते हैं, जो कि मोल्टन रॉक्स होते हैं। वो क्या करते हैं, जब भी वो रॉक्स ऊपर आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक रीजन को तोड़ देते हैं। वहीं अगर कन्वेक्शन करंट नीचे की तरफ जाते हैं, वो क्या कर देते हैं, कन्वेक्शन करंट किसी भी दो रीजन को मर्ज कर देते हैं। ऑलराइट, वो कहां पर मिलते हैं, एस्थेनोस्फीयर में मिलते हैं, और एस्थेनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ द अपर मेंटल। सो बी विल बी द राइट आंसर। ये कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। वोल्केनो माउंट मेरापी विच इरप्टेड इन जनवरी 2021 इज सिचुएटेड इन थाईलैंड, चाइना, इंडोनेशिया, मालदीव। दोस्तों आपको मालूम है जो माउंट मेरापी है ये काफी न्यूज में रहा था, एंड ये कहां पर स्थित है, ये इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर ये स्थित है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि E100 पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन पुणे इन जून 2021 इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड वैक्सीन, इथेनॉल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इथेन। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए जो E100 पायलट प्रोजेक्ट था, इसको स्टार्ट किस लिए किया गया था, इथेनॉल को, ताकि क्या कर सके, उसकी ब्लेंडिंग कर सके हम पेट्रोलियम के अंदर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है कि ऑन द ओकेशन ऑफ द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2021 विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क इन इंडिया, रायमोना, ओरांग, दिब्रू साइखोवा एंड नामेरी। दोस्तों आपको मालूम है कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2021 के दौरान जो हमने नेशनल पार्क डिक्लेयर किया था, दैट वाज द रायमोना नेशनल पार्क। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज विथड्रॉन फ्रॉम द फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 इन सेकंड राउंड आफ्टर कंट्रोवर्सी ओवर मीडिया ऑब्लिगेशंस। दोस्तों जिस पर्सन ने अपना जो नाम था वो विड्रॉ किया था, दैट वाज अ जापानी वुमेन नेम नाओमी ओसाका ने अपना क्या कर लिया था, अपने आप को विड्रॉ कर लिया था फ्रॉम द फ्रेंच ओपन। ऑलराइट, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये वाला भी, क्योंकि काफी चर्चा में रहा था। देखिए इसमें पूछा है आप लोगों से कि हेरोड्रोम्स which inducted by Indian forces for enhancing their surveillance capabilities are acquired from USA, रशिया, इजराइल, जापान। दोस्तों आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर कभी भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है, खासतौर से ड्रोन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, आपको आंख बंद करके आपको इजराइल टिक कर देना है। आपको आंख बंद करके इजराइल टिक कर देना है। इसमें भी क्या होगा, इजराइल ही इसका सही आंसर होगा। इजराइल इसमें भी क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछा है हम लोगों से कि साइक्लोन टाउके वाज नेम्ड बाय मालदीव, म्यांमार, ओमान, ईरान। दोस्तों साइक्लोन टाउके, इसको जो नामकरण था वो किसने किया था, म्यांमार ने किया था। इसका पूरा जो नामकरण था किसने किया था, म्यांमार ने किया था। ऑलराइट, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया है कोविड के वेरिएंट और उसका जो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन था वो कौन सी कंट्री में हुआ था। हमारे पास में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इंडिया, ब्राजील, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट वाला, ए विल बी द राइट आंसर। ए विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इंडियन कोस्ट गार्ड
ऑफशोर पेट्रोल वेसल सजग विच वाज कमीशनड इन मई 2021 वाज कंस्ट्रक्टेड बाय मिस भारती शिपयार्ड लिमिटेड, मिस कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, एमएस हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, एमएस गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। इसको किसने बनाया था? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बिल्ड किया था। ओके, इस क्वेश्चन में पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द हेड ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी ऑन वेरिएबल कैपिटल कंपनी इन इंडिया व्हिच हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट रिसेंटली। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? केपी कृष्णन। Which one of the following states ranked first on Sustainable Development Goal India Index 2020-21 released by the नीति आयोग? हमारे पास में 4 ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गोवा। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स को नीति आयोग ने पब्लिश किया था उसके हिसाब से जो केरला था, केरला की रैंक फर्स्ट आई थी विद द स्कोर ऑफ 75। विद द स्कोर ऑफ उसका जो केरला का स्कोर था वो क्या था? वो 75 था, जिसकी वजह से उसकी जो रैंक थी वो फर्स्ट आई थी। कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ओशन डे 2021? Innovation for a sustainable ocean, the ocean life and livelihoods, gender and oceans, clean our oceans। दोस्तों एक बात आप हमेशा दिमाग में रखना, एक अप्रोच को जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है थीम से रिगार्डिंग, जितने भी मेजर जो डेज होते हैं, संस्था होती है, इनकी जो थीम होती है बेसिकली कुछ बेस्ड होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, जिसमें फोकस होता है किस चीज पर? इंक्लूसिविटी पर। अगर हम देखेंगे ये जो ओशन ये किस चीज पर फोकस कर रहा है? इस थीम में इंक्लूसिविटी, यानी कि ओशन का जो इन्वायरमेंट है उसको भी फोकस कर रहा है। एट द सेम टाइम ये जो लोगों के लाइवलीहुड है इन्वायरमेंट कंसर्न की वजह से उसको भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। तो ये क्या है? इट इज मोर इंक्लूसिव। तो आपको इसमें क्या सही आंसर होगा? ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग था। इसमें पूछा था कि इन द लेटेस्ट चंडीगढ़ गुड गवर्नमेंट इंडेक्स विच क्लासिफाई 104 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कैपेबिलिटीज एंड आउटकम्स, इंडिया हैज बीन रैंक्ड 49, 59, 69, 79। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि जो चंडीगढ़ गुड गवर्नमेंट इंडेक्स है इसको चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट क्या करता है? पब्लिश करता है। ये एक सिंगापुर बेस्ड संस्थान है, ये एक सिंगापुर बेस्ड संस्थान है एंड इसके द्वारा जो ये रैंक पब्लिश की गई थी, इसमें जो भारत की रैंक आई थी वो क्या आई थी? 49। भारत की जो रैंक आई थी वो क्या आई थी? भारत की रैंक इसमें आई थी 49। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है कि साइंटिस्ट एट द CSIR NCL लैब पुणे with support from the water technology initiative of the Department of Science and Technology, Government of India have recently developed a novel hybrid technology to bring safe and healthy drinking water. What is the name of the hybrid technology? दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि वो जो टेक्नोलॉजी थी उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या था? स्वास्तिक। उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या था? स्वास्तिक। दैट टेक्नोलॉजी वाज दी स्वास्तिक। ओके, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा है कि which one of the following film has won the best film award in environment conservation category at the 67 National Film Awards 2021? जानकी पोरा, वाइल्ड कर्नाटका, वाटर बुरियल, रोनुआ, हु नेवर सरेंडर। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वाटर बुरियल। सी विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि which one of the following books was declared winner of the 2021 इंटरनेशनल बुकर प्राइज? आपको जो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या होगा? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। इस बुक को क्या मिला था? इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था 2021 का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख। दोस्तों इस क्वेश्चन में से पूछा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? व्हेन द इकोनॉमी ग्रोज स्लोली देन इट्स पोटेंशियल द अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेस। Structural employment occurs when jobs are eliminated by changes in demand for particular goods or due to the automation or technological improvement. Recession in economy leads to cyclic unemployment. At full employment, the measured unemployment rate is negative. दोस्तों इसमें जो सही जो इसमें करेक्ट नहीं है वो क्या है? At full employment, unemployment rate is negative. ये एक कभी भी पॉसिबल नहीं है। It is never possible. Okay. सो इसमें जो सही आंसर नहीं है वो क्या है? डी। इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा है द अमाउंट बाय विच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल जीडीपी एक्सीड्स द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ जीडीपी इज कॉल्ड? रिसेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप, इनकम मल्टीप्लायर या ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इन्फ्लेशनरी गैप। वो क्या होगा? इन्फ्लेशनरी गैप, क्योंकि यहां पर क्या कर चुका है वो? अपने इक्विलिब्रियम को वो एक्सीड कर चुका है।
ऑलराइट, अगर ये इक्विलिब्रियम को एक्सीड ना करता और इक्विलिब्रियम से नीचे होता देन इट विल बिकम इट वाज टू बी रिसेशनरी गैप। और यही सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने सीडीएस सेकंड 2021 में पूछा था, सीडीएस सेकंड 2020 में इन लोगों ने पूछा था, सीडीएस फर्स्ट 2021 में भी इन लोगों ने ये वाला क्वेश्चन पूछा था, बट डिफरेंट फॉर्म में। अब देखो इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि फॉर एनीथिंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज मनी इट नीड्स टू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कोटिंग प्राइस, मस्ट बी इजिली डिविजिबल, हैव हायर वैल्यू इन अल्टरनेटिव यूजेस। हमारे पास में 4 ऑप्शन थे 1 to 4, 2 3, 1 2 3, 1 3 4। दोस्तों आपको मालूम है कि एक्ट एज एन इंटरमीडिएट, जो हमारा मनी होता है, मनी क्या करता है, इंटरमीडिएट काम करता है एज अ एक्सचेंज के तौर पर। स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कोटिंग प्राइस, हम किसी भी चीज को किस में मेजर करते हैं, पैसे में, कि हाँ भाई बोल कितने पैसे लेगा, बोलते हैं ना, अक्सर बोलते हैं। मस्ट बी इजिली डिविजिबल, पैसे को हम क्या कर सकते हैं, इजिली उसको डिवाइड कर सकते हैं। 500 के नोट को हम 100 के 5 नोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 200 के नोट, 100 का नोट, ऐसे उसको डिफरेंट यूनिट में क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फोर्थ ऑप्शन देखते हैं इसका, हैव हायर वैल्यू इन अल्टरनेटिव यूसेज, क्या ऐसा कभी पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। तो 1 2 and 3 विल बी द राइट आंसर। तो सी इसमें क्या होगा, सही आंसर होगा। अब जो अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन इन लोगों ने बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी कॉमन सेंस हमारे अंदर होगी तो इस वाले क्वेश्चन को हम इजीली क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे, क्योंकि हमको कुछ ट्रेंड मालूम होना चाहिए। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है द सेक्टोरल शेयर्स ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड फॉर द ईयर 2009 to 2018-19 show that the share of the service sector in GVA in India has increased over the years, which among the following have driven the maximum increase। हमारे पास में 4 ऑप्शन थे, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, अदर यूटिलिटी सर्विसेज, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज रिलेटेड टू द ब्रॉडकास्टिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। दोस्तों आपको मालूम है हमारा जो डिफेंस बजट है, डिफेंस बजट सालों से, सदियों, दशकों से लटका हुआ है, ज्यादा नहीं बढ़ रहा है वो। फाइनेंशियल, रियल एस्टेट हमारे यहाँ पर बूम नहीं कर रहा है, 2008 के बाद से इवन ये क्या कर रहा है, ये रिसेशन की तरफ मूव कर रहा है। ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, यस थोड़ा इंप्रूव हुआ है, लेकिन इतना भी इंप्रूव नहीं हुआ कि इसने हमारे जीवन में इतना ज्यादा क्या किया, कंट्रीब्यूट किया। लेकिन अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विस, इसके बाद आपको मालूम होना चाहिए हमने सौभाग्य स्कीम को लॉन्च किया, बहुत सारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, किस लिए, केवल इसी पर्पस को सोल्व करने के लिए। तो सही आंसर इसका क्या होगा, ए विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो क्या होगा, ए विल बी द राइट आंसर। इसको जस्ट हम क्या कर सकते हैं, कुछ बेसिक आइडियाज को लगाकर, बेसिक समझ को लगाकर हम क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, सीजनल एंड डिस्ग्रेस सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। दोस्तों आपको मालूम है हमारे यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट में हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो ऑर्गेनाइज, एक तरफ क्या होता है अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज वो जो गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं उनको फॉलो करते हैं, अनऑर्गेनाइज वो लोग संस्था होती है जो उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ओके अब इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग। आपको मालूम है वेदरिंग एंड इरोजन क्या होता है, बेसिकली वेदरिंग मींस क्या होता है, तोड़ना किसी भी चीज को, किसी भी चीज का क्या डिसइंटीग्रेशन, डिकम्पोजिशन, वो वेदरिंग होता है। और ये किससे होता है, बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, एजेंट्स होते हैं, लाइक सन होता है, विंड होता है, वाटर होता है, बहुत सारे एजेंट्स होते हैं। ओके अब वो जो उसको क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेट करते हैं, तोड़ते हैं उसको। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन हमसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ द केमिकल वेदरिंग, कार्बोनेशन, सोल्ट क्रिस्टल ग्रोथ, हाइड्रोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए जो सोल्ट क्रिस्टल ग्रोथ है, इट इज नॉट अ केमिकल वेदरिंग, इट इज नॉट अ केमिकल वेदरिंग। ये जो सोल्ट
क्रिस्टल ग्रोथ है, ये एक कोई भी किसी भी प्रकार की क्या नहीं है, ये केमिकल वेदरिंग नहीं है। ओके, बाकी सारी कार्बोनेशन, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, ये सारी की सारी क्या है, ये केमिकल वेदरिंग है। दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन में मैचिंग के लिए लिस्ट दी गई है, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2। यहाँ पर कुछ फोल्ड माउंटेन है, यहाँ पर कंट्री एंड कॉन्टिनेंट गिवन है, यूराल माउंटेन, अपलाचियन माउंटेन, ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन, एंडीज माउंटेन। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई भी ऐसा नहीं था कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ कंटेक्स्ट है या फिर इसको कभी नहीं पढ़ा होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 6 क्लास का बच्चा भी इवन भी वो क्या कर देगा, इसको सोल्व आउट कर देगा। यूराल माउंटेन ये कहाँ पर लोकेटेड है, सबको मालूम है, रशिया के अंदर लोकेटेड है। अपलाचियन माउंटेन ये यूएसए के अंदर लोकेटेड है। ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका के अंदर है। एंडीज माउंटेन अमेरिका के अंदर है। सो इसमें क्या होगा, बी विल बी द राइट आंसर। बी विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेन टाइप्स ऑफ आयरन ओर्स आर फाउंड इन इंडिया, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट या साइडेराइट। हमारे पास में 4 ऑप्शन यहाँ पर भी 1, 2, 2 and 4, 1, 2, 4, 1 and 3। दोस्तों हमारे यहाँ पर जो हमको आयरन ओर मिलता है वो हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट मिलता है, ये लाइमोनाइट या सिडेराइट हमारे यहाँ पर नहीं मिलता है। ओके, सो क्या आंसर होगा इसका, ए विल बी द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में पूछा है हम लोगों से कि वेयर इज द आसान कंजर्वेशन रिजर्व लोकेटेड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि जो आसान कंजर्वेशन रिजर्व है वो कहां पर लोकेटेड है, वह लोकेटेड है उत्तराखंड के अंदर। वह कहां पर लोकेटेड है, उत्तराखंड के अंदर वह लोकेटेड है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। हमारे पास में 4 ऑप्शन है, सन, प्रोक्सिमा सेंचुरी, जुपिटर, अल्फा सेंचुरी। दोस्तों हमको मालूम है ये जो सारी चीज यहाँ पर गिवन है, चाहे वो सन हो, प्रोक्सिमा सेंचुरी हो या अल्फा सेंचुरी हो, ये सभी के सभी क्या है, ये ऑल आर द स्टार्स एंड स्टार के पास में अपनी खुद की क्या होती है, एनर्जी होती है। वाइल अगर हम यहाँ पर देखते हैं जुपिटर, जुपिटर क्या है, ये एक प्लैनेट है। ये क्या है, इट इज एन प्लैनेट, और प्लैनेट के पास में अपनी ऊर्जा नहीं होती है। सो क्या आएगा इसका सही आंसर, प्लैनेट आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। The price declared by the government every year before the sowing season to provide incentives to the farmers is called buffer price, issue price, minimum support price या fair sustenance price। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी हमारा कोई भी सीजन आता है, क्रॉपिंग सीजन, उससे पहले क्या करती है, उससे पहले एक मिनिमम प्राइस डिक्लेयर कर देती है कि इस क्रॉप के लिए भाई ये वाला क्या होगा, एक पर्टिकुलर प्राइस होगा, इस प्राइस से नीचे वो वाली क्रॉप मार्केट में नहीं बिक सकती है। ओके, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, सो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर क्या होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस विल बी द राइट आंसर टू इन दिस क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा है कि केव्स, आर्क्स, स्टैक्स एंड स्टम्प्स आर द लैंडस्केप फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, रिवर, वेव, लाइमस्टोन, विंड। दोस्तों आपको मालूम है जो केव्स होते हैं, आर्केस होते हैं, स्टैक्स होते हैं एंड स्टम्प्स होते हैं, ये जो क्रिएट होते हैं, ये कैसे क्रिएट होते हैं, जो वाटर होता है, जो सी वाटर जो होता है वो क्या करता है, जब वो जो चट्टानें होती है उनको क्या करता है, वो इरोड करता है, उनके इरोजन से जो फ्यूचर डेवलप होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उन्हीं को ये बोलते हैं केव्स, आर्क्स, स्टैक्स एंड स्टम्प्स। सो द राइट आंसर विल बी द वेव। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी, consider the following statements about the tropical rainforest are correct. The soils of tropical rainforest are quite infertile. The vegetation is evergreen, enabling photosynthesis to take place year round. They have been described as deserts covered by the trees. They are most productive land-based ecosystem. दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जैसे कि अमेज़न, जो कहां पर मिलते हैं, खासतौर से इक्वेटर पर मिलते हैं। ये जो फॉरेस्ट होते हैं, they are the most productive forest in the world. सेकंड जो ऑप्शन है इसमें, सेकंड इज राइट, क्योंकि यहां पर क्या होता है, एवरग्रीन हमको ट्री मिलते हैं, जैसे कि रोजवुड, अबोनी, महागोनी, इस प्रकार के ट्री हमको कहां पर मिलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर मिलते हैं। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की सोइल होती है, इट इज नॉट इनफर्टाइल, इट इज फर्टाइल सोइल। ओके, थर्ड इज रॉन्ग, फोर्थ इज राइट। सो सेकंड एंड फोर्थ विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। सो क्या होगा इसका आंसर, ए, 2 and 4 ओनली। अब अगले क्वेश्चन हमसे पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल्स द सॉल्ट कंटेंट इज सो हाई दैट कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द सलिन वाटर इन सम एरियाज, पीटी सोइल, एलुवियल सोइल, लेटराइट सोइल या फिर एरिड सोइल। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए जो एरिड सोइल हो गया, एरिड सोइल होती है, अगर हम क्या करते हैं, इस सोइल से वाटर को इवेपोरेट करते हैं, हमको क्या मिल सकता है, सॉल्ट मिल सकता है। ओके, तो राइट आंसर विल बी द एरिड सोइल।
दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा है कि इन इंडिया कार्डोमम हिल्स आर रिकॉर्डेड एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ईस्टर्न घाट, मिजो हिल, नागा हिल, वेस्टर्न घाट। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि जो वेस्टर्न घाट है उसी का कंटिन्यूएशन क्या है, उसी का कंटिन्यूएशन है कार्डोमम हिल इन द साउथ। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हमसे अगले क्वेश्चन में कुछ रिवर दी हुई है एंड उनकी ट्रिब्यूटरी दी हुई है, उनको एक दूसरे से क्या करना है, उनको एक दूसरे से मिलाना है। ओके, सतलुज, कोसी, तीस्ता, चंबल। सतलुज इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, कोसी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, तीस्ता इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर एंड चंबल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। ओके, सो इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सी विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन से पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स about production possibility frontier is not correct. The production possibility frontier slopes downwards to the right as the resources are limited. The different combinations of the various goods and services given the available resources and technology are denoted by the production possibility frontier. Any point on or inside the production possibility frontier is attainable under the existing technology or resources. On the production possibility frontier, the output of one commodity can be increased without changing the output of another commodity. दोस्तों हमसे पूछा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आपके पास में जस्ट इमेजिन कीजिए आपके पास में 2 घंटे हैं किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, आपको 2 घंटों में आपके पास में या तो आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो, या आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, या तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, या आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो। आप सारी चीज़ों को 2 घंटे का इक्वल टाइम नहीं दे सकते। यदि आपको 1 घंटा हिस्ट्री के लिए देना है तो 1 घंटा आपको दूसरी चीज़ के लिए क्या करना होगा, दूसरे सब्जेक्ट के लिए देना होगा। आप 2 घंटे में उसको इक्वली लेकर नहीं चल सकते हैं। इन द सेम मैनर अगर हमको किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो हमको किसी दूसरी जगह से प्रोडक्शन क्या करना होगा, वो डिक्रीज करना होगा। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली नहीं चल सकती है, वही यहाँ पर अप्लाई होता है एंड डी विल बी द राइट आंसर। जो डी क्या होगा इसमें सही नहीं है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि how is the magnitude of price elasticity for an individual good determined by the degree to which the good is a necessity or luxury, by the extent to which substitutes are available, by the rate of income growth in the economy, by the relative importance of the good in the consumer budget। दोस्तों आपको मालूम है कि सबसे पहली चीज़ की मैटर क्या करती है, वो चीज़ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपका ड्रीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड इस ड्रीम के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। इन द सेम मैनर जो चीज़ किसी भी कंज्यूमर के लिए क्या होती है, उसकी नेसेसिटी होती है या फिर उसके लिए कुछ ज़्यादा ही जरूरत होती है, वो क्या करता है उसके लिए वो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करता है, उसको वो क्या करेगा, परचेज करेगा, चाहे उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाए उसके लिए। सेकंड, बाय द एक्सटेंट ऑफ विच सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, बिल्कुल देखता है कि यार इसका कोई अल्टरनेटिव है या नहीं है। अगर अल्टरनेटिव अवेलेबल है, होता है ना कि कई बार आपको जो चीज़ होती है वहीं आप देख लीजिए, अगर आप बर्गर लेते हो मैकडी का बर्गर थोड़ा महंगा मिलता है, वहीं अगर आप लोकल बर्गर लेते हो किसी भी वहाँ से आपको सस्ता मिल जाता है। ओके, दैट आर द अल्टरनेटिव्स। थर्ड वाला जो ऑप्शन है, बाय द रेट ऑफ इनकम ग्रोथ इन द इकोनॉमी। देखो इनकम ग्रोथ का किसी भी इंडिविजुअल पर इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता है। बाय द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द गुड इन द कंज्यूमर बजट, बिल्कुल यार उसकी जो इंपॉर्टेंस है उसके लिए वो मैटर करती है। सो इसमें जो सही आंसर होगा वो कैसे होगा, 1, 2 and 4। 1, 2 and 4 इसमें थर्ड वाला ऑप्शन नहीं आएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एज ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ एन इकोनॉमी, पर्सनल इनकम टैक्स, रिवर्स रेपो रेट ऑफ बैंक, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बॉन्ड प्राइस। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, पर्सनल इनकम टैक्स। क्या होगा, पर्सनल इनकम टैक्स विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर जो बातें कर रहा है, यहाँ पर बातें हो रही है फिस्कल पॉलिसी की भी। फिस्कल पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, वाइल जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है इट इज अ पार्ट ऑफ द आरबीआई, सेंट्रल बैंक। ओके, अगर हम तीनों चीज देखते हैं, ये जो तीनों चीजें है, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन या बॉन्ड प्राइस, ये तीनों के तीनों ये दे आर दी किस चीज का पार्ट है, दे आर दी पार्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। बट अगर हम देखते हैं पर्सनल इनकम टैक्स को, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, इट इज पार्ट ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुल फैक्टर फॉर माइग्रेशन। दोस्तों आपको मालूम है जो माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन के 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है पुश फैक्टर, एक होता है पुल फैक्टर। पुल फैक्टर क्या होता है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन किस चीज का, हाई वेजेस का। सो बी विल बी द राइट आंसर। हमसे अगले क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ द वोल्केनो फॉलोइंग अ वोल्केनिक इरप्शन। वो जो डिप्रेशन होता है क्या बोलते हैं उसको, क्रेटर बोलते हैं। वहीं अगर उसके अंदर क्या हो जाए, एक विस्फोट हो जाए और उसमें पानी भर जाए तो वो क्या बन जाएगा, काल्डेरा लेक बन जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं तो उन्होंने कमाल ही कर दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। पूछा है कि इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ अ प्लेस,
on the map, which of the following will be required? Latitude of the place alone, longitude of the place alone, both latitude and longitude, neither latitude nor longitude. दोस्तों अगर हमको किसी भी स्थान का की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम करनी है तो हमको दोनों चीज का होना बहुत जरूरी है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. ओके, तो इसमें क्या होगा? बोथ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स विल बी द राइट आंसर. अब इस क्वेश्चन में पूछा है द स्पीड ऑफ द विंड इज मेजर्ड बाय विंड वेन, विंडरोज, बैरोमीटर या एनीमोमीटर. दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए जो विंड की स्पीड होती है, विंड की स्पीड किससे मेजर करते हैं? एनीमोमीटर से. हम क्या करते हैं? उसको मेजर करते हैं. अक्सर आप एक काम हमेशा कीजिए, जब भी आप परीक्षा देते हो ना, आप किसी भी क्वेश्चन को दोनों ही भाषाओं में जरूर पढ़िए, हिंदी एवं इंग्लिश. कई बार क्या होता है कि इंग्लिश में हमको उसका मतलब समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर हम उसको हिंदी में देखते हैं तो उसका मतलब हमको समझ में आ जाता है. एंड अगर इस क्वेश्चन को आप लोगों ने हिंदी में देखा होगा तो आप लोग डेफिनेटली इसको सोल्व करने में सक्षम हो पाओगे. ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा है इन द कोर्स ऑफ अ रिवर इन टाइम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूचर इज फॉर्म्ड व्हेन द ओल्ड मेंडर इज क्लोज्ड ऑफ बाय द डिपोजिशन? पाथहोल, लेवे, ऑक्सबो लेक, फ्लड प्लेन. दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि जो ऑक्सबो लेक है, ऑक्सबो लेक कैसे फॉर्मुलेट होती है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑक्सबो लेक ही इसका सही आंसर होगा. ओके, आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं. इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है. लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे. तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर. आप सभी का मेजर कलसी क्लासेस के इस चैनल पर बेटा बहुत बहुत स्वागत है. जैसा कि कल आप लोगों का एग्जाम हो गया, आप लोगों को आंसर का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होगा कि जल्दी से आंसर मिलते और हम उसको सॉल्व करते, हमें पता चलता कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं या फिर राइट और रॉन्ग का आपको क्लियर हो जाता. तो हमारी टीम प्रॉपर वे में सारे सब्जेक्ट का आपके सामने एनालिसिस लेके आ रही है और विथ सॉल्यूशन लेके आ रही है. तो हम लोग कर रहे हैं बेटा, पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉपर डिस्कस कर रहे हैं, A to Z सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको. तो आप लोग अपने सॉल्यूशन के माध्यम से आंसर को यानी ऑप्शन को मिलाइए और श्योर करिए कि आप कितने क्वेश्चन किए हैं. और बता दें बेटा, इसी टाइप से अगर आप इससे और अच्छा करना चाहते हैं तो आप जरूर अवश्य मेजर कलसी क्लासेस को ज्वाइन करिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा आपके बेटा वादा है. चलिए आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं. आप में बेटा इस ग्रुप से पेपर का जो बेटा ये बुकलेट नंबर सी है, इस सी बुकलेट में अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने. 26 क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन दिया था बेटा, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 8 गोलों को मिलाकर एक गोला बनाया जाता है और इस नए गोले का आपसे डायामीटर और व्यास पूछा जाता है. डायामीटर पूछा गया तो जरा देखिए बेटा, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की बात हो रही है. अगर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला अगर आप लेते हैं तो आपको पता है कि इसका जब आप वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम इसका निकालते हैं तो 4/3 पाई r क्यूब लिखते हैं. r की वैल्यू 1 सेंटीमीटर का क्यूब आप करेंगे, यहाँ से आपको मिलता है बेटा 4/3 पाई r क्यूब, यानी आपका ये हो गया. यहाँ तक क्लियर हो गया, 1 का क्यूब ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया बेटा. और इस टाइप से टोटल बेटा 8 गोले थे. कितने थे? 8. तो 8 गोलों का ये वॉल्यूम आप निकाल देंगे तो 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये बात आप समझ गए होंगे. और इससे बेटा एक नए गोले का व्यास, इन 8 गोलों को मिला करके बेटा एक नया गोला बनाया गया, ये है नया गोला. और इस नए गोले की रेडियस आपसे पूछी गई. और इस कन्वर्जन में बेटा आप जानते हैं कि इनका जो टोटल वॉल्यूम होगा इस नए गोले के वॉल्यूम के बराबर होगा, जिसको 4/3 पाई r क्यूब आप कहेंगे. और ये दोनों बराबर आना चाहिए. तो 4/3 पाई r क्यूब बेटा 4/3 पाई क्यूब क्या होगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा और आपको r क्यूब की वैल्यू बेटा 8 सेंटीमीटर मिलेगी और r की वैल्यू मिल गई बेटा 2 सेंटीमीटर
और आपसे क्वेश्चन में बेटा डायामीटर पूछा गया था। डायामीटर आप जानते हैं, डायामीटर बराबर 2r होता है। इट मीन्स आपको 4 सेंटीमीटर हो गया बेटा, और आपका ऑप्शन सी करेक्ट होता है। क्या होता है बेटा? ये ऑप्शन सी करेक्ट होता है। ये आपका क्वेश्चन हो गया बेटा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है बेटा, वो है क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन 27 बेटा, एक 27 नंबर का क्वेश्चन है। इसको आप आगे लेके चलते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, यहाँ पर भी जरा देखिए। इस क्वेश्चन नंबर 27 में अगर आप बात करते हैं, क्या है बेटा? ए और बी की मासिक आय का बेटा रेशियो दिया है। किसका बेटा? ए और बी, ये दो लोग हैं, इनके इनकम का रेशियो दिया है बेटा। इनकम का जो रेशियो बेटा 7:10 का है, और इनका एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दिया है आपके पास। क्या दिया बेटा? इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, वो है बेटा 2:3 का। कितना है? 2:3 का। और फाइनली क्या होता है? फाइनली ये होता है बेटा कि 1000 रुपये प्रति माह की बचत दोनों करते हैं। फाइनली क्या करते हैं? दोनों 1000 रुपये प्रति माह की बचत करते हैं। अगर बेटा सेविंग की बात मैं करता तो इनकी जो सेविंग है दोनों की बेटा 1000 है। इसका मतलब क्या है? इनका जो बचत का अनुपात है वो भी बेटा 1:1 का है। क्या बेटा? 1:1 का है। इसका मतलब आप देखिए, अगर बी की बात करता हूँ, बी की इनकम और ये बेटा एक्सपेंडिचर है, इनके बीच का जो डिफरेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। और एक के बेटा इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस आना चाहिए, वो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इसके लिए बेटा अगर हम इन दोनों बेटा 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जरा देखिए क्या हो गया। ये तो आपका बेटा 6 हो गया, और ये कितना हो गया? ये आपका बेटा 9 हो गया। अब आप देखिए 10 - 9 1 यूनिट आएगा बेटा, 7 - 6 1 यूनिट आएगा। और अगर आप देखिए कि इनकी जो सेविंग है दोनों बराबर है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि एक यूनिट का जो डिफरेंस है बेटा, एक यूनिट का जो डिफरेंस है वो कितना है? 1000 रुपीज अगर है तो आपसे पूछा गया है कि बी की मासिक इनकम कितनी बेटा, और बी की मासिक यूनिट में अगर निकालते हैं तो 10 यूनिट है, और 10 यूनिट अगर आप निकालते हो बेटा तो 1000 × 10 आप करते हैं, ये क्या हो जाएगा बेटा? यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी क्लियर हो गया बेटा? 1 रुपये अबाउट, यानी बेटा क्या हो गया है? 1000 आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इतने रुपीज आपका, यानी क्लियर हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन आपका वर्क एंड टाइम से रिलेटेड है, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसकी बात हम लोग करते हैं, देखिए ए और बी की बात करते हैं, यानी ए प्लस बी किसी काम को अगर करते हैं तो कितने दिनों में करते हैं बेटा? ये करते हैं 20 दिन में, ठीक है। और बी और सी की बात मैं करता हूँ तो ये करते हैं 30 दिन में। जबकि बेटा सी और ए की बात करता हूँ तो ये दोनों मिल के करते हैं 24 दिन में, ठीक है बेटा। अब आप बात करते हैं इन तीनों के काम की आउटपुट की। अगर इनका सब बेटा हम 20, 30, 24 का एलसीएम लेते हैं तो आपको मिलता है 120। यही 120 यूनिट वर्क होता है। अगर 120 यूनिट वर्क की बात करता हूँ, अगर इस 120 यूनिट को बी ए और बी करेंगे तो 6 डेज में करेंगे बेटा। कितने में करेंगे? 6 डेज में। जबकि अगर बी और सी करेंगे तो ये 4 दिन में करेंगे, और सी और ए करेंगे तो इसको 5 दिन में करेंगे। अब आप समझिए 5 और 6 और बेटा 4 आपने ऐड कर लिया तो कितना हो गया? 15। कितना हो गया बेटा? अब आप समझिएगा ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोग मिल करके अगर आप एक दिन का काम करते हैं बेटा, एक दिन में 15/2 यूनिट कर पाते हैं। कितना करते हैं? 15/2। 2 क्यों हुआ बेटा? क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं ए भी 2 टाइम्स है, बी भी 2 टाइम्स और सी भी 2 टाइम्स है। इतना होता है बेटा। कितना हो गया? 15/2। और आप बात करते हैं, आपका जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है बेटा, क्वेश्चन में आप देख रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ अकेले एक ही बात कर रहे हैं, अकेले ये करेगा तो कितने दिन में कर पाएगा। जब आप देखिए, जबकि बी और सी इस काम को कर रहे हैं बेटा तो कितने दिनों में कर पा रहे हैं? ये एक काम बेटा 4 दिन में। कितना? 4 काम करते हैं एक दिन में। अगर बेटा एक दिन में इनके 4 काम को अगर आप माइनस कर देते हो तो यहाँ से क्या मिलता है जरा आप देखिए। यहाँ से बेटा ए का 1 दिन का काम आपको मिल जाएगा बेटा, ए का 1 दिन का काम आपको मिल जाएगा। कितना? आप इसमें से माइनस करोगे बेटा, क्या हो जाएगा?
15/2 माइनस 8 4 करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा 15 माइनस 8/2 हो गया, यानी ये 7/2 काम हो गया बेटा, 7/2 वर्क हो गया। ये बात आप समझ गए। अब आप यहीं से आप क्वेश्चन को कर सकते बेटा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये काम एक दिन का काम 7/2 है बेटा, यानी 7/2 काम करता है ये बेटा कितने दिन में, एक दिन में। ये बात समझ रहे हैं। तो 1/1 काम करने में उसे कितना समय लगेगा, एक काम करने में बेटा उसे समय लग जाएगा 2/7 दिन का। तो 120 काम जब वो करेगा कितना लगेगा बेटा, 2/7 इंटू क्या हो जाएगा बेटा 120 हो जाएगा, ये बेटा 240/7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बेटा 7 3 21 हो गया, आपके बेटा 3 हो गया 30, 7 चौक 28 बेटा 4 हो गया, यानी 34 सही 2/7 दिन लग सकते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका बेटा सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइए हम लोग बेटा अपने अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका है अगला 29। आपका अगला क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन पे आई, उसी साइड पे था यार, उसी पे ये आपका क्वेश्चन नंबर है 29। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। एक पेड़ वर्तमान में बेटा 9 फुट लंबा, कितना 9 फुट, और प्रत्येक वर्ष बेटा उसकी जो है ऊंचाई अपने का बेटा 1/9 भाग होती है, कितना 1/9 भाग की दर से वो बढ़ता है। यहाँ पर बेटा पूछा है 3 साल बाद पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। जरा आप देखिए बेटा, जब 1/9 भाग की बात करता है, कितना बेटा 1/9 भाग, 1 साल के बाद कितना हो जाएगा आप समझिए। तो 1 साल के बाद बेटा अगर आप बात करते हैं तो 1 + 1/9 हो जाएगा, क्योंकि एक भाग बता रहे हैं आप, ये 9 का है। ठीक है, तो 9 ये है बेटा, और ये कितना, ये 10/9 है। और कितने साल, यही रेट बेटा उसका 3 साल की बात कर रहा है, यही रेट उसका 3 साल तक चलता रहेगा। ठीक है, 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, यानी 9 हुआ बेटा, ये 10/9, ये 10/9, और बेटा कितना हुआ 10/9 हो गया। ये 9 से कैंसिल हो गया, यहाँ से बेटा कितना हो गया 1000 बाई कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करते हैं तो 12.34 फुट आ जाएगा। यही उसकी बेटा क्या हो जाएगी, 3 साल के बाद उसकी ऊंचाई आ जाएगी। ऑप्शन डी भी आपका बेटा करेक्ट होता है। आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 30 पर। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में आप देख रहे हैं बेटा, ये रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है बेटा, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इसमें जरा देखिए, आपसे कहा है बेटा किसी वर्ष में 1 मार्च क्या है, रविवार है। अगर किसी भी एक वर्ष में बेटा 1 मार्च को दिया है कितना, 1 मार्च को बेटा अगर वो संडे दे रखा है, आपसे पूछा है कि अगले वर्ष की 1 फरवरी को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये आपका कैलेंडर का क्वेश्चन बेटा, अगली बहुत अच्छा क्वेश्चन, जरा देखिएगा। अब 1 मार्च की बात अगर आप करेंगे, 1 मार्च को करेंगे तो आप जानते हैं अगले साल जब आप करते हैं तो आपको 1 डे आपका क्या होता है बेटा, आगे बढ़ता है, एक दिन आगे होता जाता है। यानी संडे है तो संडे के बाद क्या आ जाएगा बेटा, मंडे आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ आपके मन में कन्फ्यूजन होगा, लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर। तो यहाँ बेटा ईयर से कोई मतलब नहीं होगा, यानी ईयर से कोई रिलेशन नहीं होगा। चलिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटा जो क्वेश्चन आपसे पूछा है वो सिर्फ 1 फरवरी से पूछा है। आप जानते हैं 365 और 366 का जो कॉन्सेप्ट होता है बेटा, वो उस पर डिपेंड करता है, वो फरवरी के दिनों पर। यहाँ फरवरी आपसे लीप ईयर हो या फिर विदाउट लीप ईयर की फरवरी बेटा, इसका कोई इफेक्ट नहीं है बेटा, इस बात को आप समझिएगा। अब आपसे पूछ रहा है 1 फरवरी को, इट मीन्स क्या हुआ, 1 फरवरी अगर आपकी बात करते हैं तो यहाँ से 28 डेज आपको जाना होगा। और 28 डेज की बात जब आप 7 से डिवाइड करते हैं, ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है, 0-8 डेज आता है। और जब 0-8 डेज आता है बेटा तो वही सेम डे होता है, यानी मंडे ही होगा। ऑप्शन डी आपका सही होता है बेटा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बेटा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने। यहाँ पर देखो बेटा ABC हैं, 3 लोग हैं मिलकर बेटा, एक 7,000 रुपये, दूसरा 8,000 रुपये, तीसरा 12,000 रुपये निवेश करके एक बिजनेस को शुरू करता है। और वर्ष के अंत में बेटा B को जो है लाभ के रूप में 3200 रुपये मिलते हैं। तो पूछा गया था कुल कितना लाभ हुआ, ये क्वेश्चन है। तो पहले आप देखिए बेटा 1 साल की बात है।
अगर हम ए बी सी की बात करते हैं तो इनका जो बेटा 7,000 है, इनका 8,000 है, इनका बेटा 12,000 है, यही ना। इनका जो रेशियो होगा बेटा प्रॉफिट का, वो इसी रेशियो में बेटा इनका प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है? इसी रेशियो में इनका प्रॉफिट मिलता है। अब आप जरा सोचिए कि क्या मिल रहा है बेटा, बी का कितना है बेटा 8। अगर हम 8x इक्वल टू बेटा 3200 मान लेते तो x बराबर कितना आया बेटा 400। कितना आ गया बेटा? x बराबर आपका क्या मिल जाएगा 400। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कुल कितना लाभ हुआ, ये आपसे क्वेश्चन है बेटा। अगर कुल कितना लाभ हुआ ये आपसे क्वेश्चन है, जरा आप देखिए 12 है बेटा, 8 20 हुआ, और ये कितना हुआ 27 हुआ। अब 27 बेटा इस 400 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 0 हो गया बेटा, ये 7 चौक कितना आ गया बेटा 28 हो गया, 4 दूनी 8 तो 10 आ गया, यानी 10,800 रुपये टोटल बेटा उसे बिजनेस में प्रॉफिट हुए थे। इट मीन्स ऑप्शन डी आपका क्या है बेटा राइट हो गया। ठीक है, आइए बेटा अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 76, जरा देखिए। किसी स्टॉक क्लियरेंस सेल में एक दुकानदार ने बेटा अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देने की घोषणा करता है, यानी 40% की बेटा डिस्काउंट देता है, और अगर उस पर 200 रुपये अंकित मूल्य की वस्तु को बेचने पर उसे 25% की हानि होती है, तो आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से उस वस्तु की कीमत क्या है, सीपी क्या है। अब आप एक बात को ये जानते हो बेटा, क्या जानते हो याद रखना, ये 2000 रुपीज जो दिया बेटा अंकित मूल्य है, इसका मतलब प्रिंटेड प्राइस की बात कर रहा है, और प्रिंटेड प्राइस को आप एमपी बोलते हो। ये दिया है आपके पास 2000 रुपीज, ये बात आप समझ रहे हैं। अब आप देखो बेटा उस पर 40% का अगर डिस्काउंट है, इसका मतलब जो एसपी हो गया इस एमपी का बेटा 60% हो गया। कितना हो गया? एमपी का 60% हो गया। आफ्टर देन बात करते हो बेटा तो उसे 25% की लॉस होती है। क्या होती है? 25% की क्या होता है बेटा लॉस होता है। लॉस का मतलब अगर सीपी को आपने x अज्यूम करके किया था बेटा, इसका मतलब वो 75% पर x का सीपी हुई। यहाँ पर बेटा क्या हुआ, ये 2000 इंटू 60/100 हो गया, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। नाउ x इक्वल टू बेटा आपका आ जाएगा 2000 इंटू 60 अपान बेटा क्या हो गया 75 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो बेटा ये 15 4 जा हो गया, ये 15 5 जा हो गया, ठीक। और यहाँ से बेटा 5 4 जा हो गया, कितना आ गया बेटा ये 400 इंटू 4 आ गया। ऑप्शन बेटा 1600 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज राइट हो गया। क्या हो गया बेटा? ऑप्शन सी सही हो गया। आइए हम चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन पर। 76 के बाद 77 नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 77 है बेटा। 77 क्वेश्चन में आपके सामने है, राज और उसके पिता की एवरेज एज दी गई है बेटा। एवरेज एज है 45 ईयर, और राज के पिता और दादा की आयु राज की आयु के क्रमशः 2 और 3 गुना है बेटा। जरा देखो, यानी बेटा ये राज हैं और ठीक है राज के पिताजी हैं और साथ में बेटा दादाजी हैं, पूरा खानदान है बेटा। चलिए ठीक है ना, आगे चलते हैं बेटा। यहाँ पर आगे चलते हैं बेटा। अब आप क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है कि राज के पिता और दादा की आयु बेटा, राज की आयु की 2 गुनी और 3 गुनी है, यानी अगर राज की एज x ले लेते तो पिताजी बेटा 2x की एज हो जाती और दादा की एज क्या आ जाती 3x आ जाती। और आपके आगे क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, क्वेश्चन में आपके पास है राज और उसके पिता की औसत आयु 45 ईयर। कितना है 45। राज की एज है बेटा 2x और पिताजी के है 2x। 2 लोग हैं बेटा, 2 से डिवाइड किया, ये कितना आ गया 45। 3x बराबर कितना आ गया बेटा 90 ईयर, और यही 3x जो है बेटा उनके दादाजी की उम्र है। इसका मतलब ऑप्शन बी इज राइट हो गया बेटा। ठीक है बेटा। 78 देखिए, वह लघुत्तम संख्या क्या है जिसमें 10,000 जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो है बेटा वो 20, 24 और 30 से डिविजिबल है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बेटा आप बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट जानते हैं। आप क्या करेंगे 20 का और 24 का और 30 का क्या निकाल देंगे बेटा, एलसीएम निकाल देंगे, और एलसीएम हो जाता है 120।
क्या हो जाता है बेटा, एलसीएम हो जाता है 120। अब प्रश्न है बेटा कि कितना, आप देखो 120 का ये कितना टाइम्स है, इसको हम देखते हैं। यानी 120 इंटू के बराबर अगर हम बात करें तो आपको 10,000 मिलेगा बेटा। यहाँ से थोड़ा सा के आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए बेटा, पूर्णांक होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 10,000 में बेटा अगर आप 120 से डिवाइड करेंगे बेटा तो देखो क्या मिल जाएगा। यहाँ से बेटा आपको के की वैल्यू जो मिलेगी बेटा वो नियर अबाउट क्या मिल जाएगी, 83 आ जाएगी। अब आप यहाँ से काम कर लेते बेटा, लेकिन के की वैल्यू 83 आपकी आएगी। अब आप 83 से रख करके देखेंगे बेटा क्या और ऐड करना चाहिए, एक तरीका। दूसरा मेथड सीधे से था बेटा, अगर आप इस 10,000 को बेटा डायरेक्टली 120 से अगर आप डिवाइड करते, किससे बेटा, डायरेक्टली आप 120 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ देखो 8 मिलेगा, 12 8 96 आपका सीधे सीधे हुआ बेटा, ये 0 आए, ये 4 आएगा, ठीक है, कितना है बेटा 4, यहाँ फिर 0 हो गया बेटा। अब 12 3 36 आप जानते हैं 360 हो जाएगा, कितना आएगा बेटा 40 आ जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन है कि वो न्यूनतम संख्या में ये 10,000 जोड़ना है बेटा जिससे डिविजिबिलिटी हो। इसका मतलब समझ रहे हैं, 10,000 में आपको डिविजिबिलिटी अगर आपको ऐड करके करना है बेटा तो सीधे सीधे क्या करते हैं, वो न्यूनतम संख्या के लिए ऐड करने की बात आएगी तो इस डिवाइजर में बेटा इस रिमाइंडर को आप माइनस करोगे, 120 में से 40 माइनस करोगे, दैट इज 80। यही आपका बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 79 में दिया है nth टर्म आपके पास है, क्या है, nth टर्म है, और आपसे ऐसे सीरीज में 20th टर्म के यानी टोटल 20 टर्म के बेटा आपको सम बताना है। तो यहाँ पर देखो बेटा tn यानी nth टर्म जो दिया है वो दिया बेटा 1 प्लस n/2 प्लस n²/2 ये गिवन है, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करते हो बेटा, इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है कि आपको 20 टर्म फाइंड करना है, तो इसका समीशन का सिंबल लगा दो बेटा, यानी सम का i = 1 to बेटा n करते हैं, यानी यहाँ पर बेटा 20 है, i फॉर मीन्स इनिशियल यानी स्टार्टिंग से बेटा। तो यहाँ पर इन सब का भी यही करेंगे हम बेटा, सिग्मा i = 1 to बेटा 20 करेंगे, और ये 1 प्लस n/2 प्लस बेटा n²/2 ये करते हो, ठीक है। अब इसका एक्सपेंशन अगर आप करेंगे तो इसको आप लिख पाते हो बेटा, सिग्मा i = 1 to 20 बेटा ये फॉर 1 प्लस सिग्मा i = 1 to 20 फॉर n/2 प्लस बेटा सिग्मा i = 1 to 20 फॉर n²/2 ये लिखते हैं। अब यहाँ पर बेटा इसका मतलब समझिएगा, ये क्या है 20 टाइम्स 1 1 1 आप लिखेंगे तो आपका सीधे 20 हो गया। यहाँ से अगर 1/2 लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे 1/2, और इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का हो गया, यानी सिग्मा i = 1 to n बेटा ये क्या हो गया n हो गया, ठीक है। और इसकी बात करते हो बेटा, यहाँ से भी 1/2 आप कॉमन कर लेंगे, सिग्मा i = 1 to n², ये 20 है बेटा, 20 है, यहाँ पर n², समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या, ये तो 20 आपको डायरेक्टली मिल गया बेटा, क्लियर। आगे बात मैं करता हूँ बेटा, n यानी 20 टर्म का 20 नेचुरल नंबर का सम अगर मैं आपसे निकालूं तो 1 2 3 बेटा आप जानते हैं, तो n प्लस 1/2 लिखते हो बेटा, यहाँ पर n की वैल्यू आप क्या रखेंगे 20 रखेंगे। फिर बात आप करते हैं बेटा स्क्वायर का, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर की सम की बात अगर आप करते हो, इसका फार्मूला आप लिखते हैं n प्लस 1 और साथ लिखते हो बेटा 2n + 1/6 लिखते हैं। यहाँ पर भी बेटा n की वैल्यू आप 20 रखेंगे, मीन्स क्या हुआ, ये 20 हुआ बेटा, प्लस ये 20 × 20 1/2 हो गया, प्लस यहाँ करोगे बेटा ये 20 हुआ, ये 21 हुआ, 22 जो 40 + 1 41 बाई बेटा क्या हो गया 6 आ गया। यही आपका समीशन होता है, और इसी को बेटा हम ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1560। क्या हो जाएगा बेटा 1560, ऑप्शन डी इज राइट, क्लियर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप ले आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 80 आपका सामने है, क्वेश्चन नंबर 80 है, और इस 80 में आपसे पूछा गया है कोविड एक ऐसा वर्ड है, इनमें जो लेटर्स हैं इन लेटर्स को लेकर के हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं
और वो वर्ड्स की मीनिंग आती हो या न आती हो बेटा, इसका मतलब है। तो यहाँ देखो बेटा, इसको करने का कोविड ये लिखा है, यहाँ पर टोटल लेटर जो हैं बेटा 5 हैं। तो सीधे सीधे याद रखना, फैक्टोरियलियन का कॉन्सेप्ट होता है फैक्टोरियल 5 होता है बेटा, जिसको आप 120 कहते हो। यहाँ पर ऑप्शन डी कर लेना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 95 है। देखो बेटा, ये परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें जीएसटी का भी कुछ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। एक दुकानदार क्या करता है बेटा, एक दुकानदार की बात अगर आप करते हैं, क्या है 10%, कितना बेटा 10% और 5% की दो बेटा डिस्काउंट देता है। और उसके बाद क्या कह रहा है, वो अपनी कीमत में जीएसटी के बेटा 20% ऐड करता है। और अगर उसका अंकित मूल्य 2000 है तो ग्राहक को बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना अधिक देना होगा या कम देना होगा जो उसकी वास्तविक कीमत है। ये आपका क्वेश्चन है। आइए 10% की पहले आप बात समझो बेटा। अगर 10% की बात मैं करता हूँ, 10% को आप लिखते हो बेटा 1/10, ये बात क्लियर हो गई। और 5% की बात अगर आप करते हैं 5/100 बेटा, यानी 1/20 हो गया। और आपका 20% है बेटा, इसको आप 1/5 लिखते हो। इसका मतलब क्या कहना है बेटा, पहले ये समझ जाओ। अगर डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब है कि 10 रुपये में 1 रुपये की डिस्काउंट दे रहा है। कितना बेटा, 10 रुपये में 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब क्या बेटा, जरा सोचिएगा। अगर हम सीपी कह लें और इसको अगर एसपी कह लेते हैं, समझिएगा, तो 10 रुपये में 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब क्या बेटा, ये 10 रुपये यहाँ लिखा था, एमपी बेटा 10 रुपये लिखी थी और आप उसको अब 9 रुपये में बेच रहे हो। इसका मतलब समझ गए बेटा। अब दूसरी बात करते हैं, 5% जो दूसरा डिस्काउंट है, यानी बेटा वो 20 रुपये की वस्तु को 19 रुपये में आप सेल कर रहे हो। कितने बेटा, 90 रुपीज़ में। और आगे बात करता हूँ, अगली बात कर रहे हैं बेटा, जीएसटी है। जीएसटी बेटा ऐड की जाती है। क्या की जाती है, जीएसटी ऐड की जाती है। यानी 5 रुपये पर 1 रुपये एज ए टैक्स देना होता है। यानी 5 की जगह आप कितना देंगे, 6 रुपये देंगे। 5 की जगह कितना देंगे आप, 6 रुपये। यहाँ पर 5 कर लिए बेटा, यहाँ पर 6 कर लिए। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि 10 रुपये एमपी थी तो 9 रुपये, 20 था तो आपका 19 रुपये और 5 रुपये आपका था तो कितना लगा जीएसटी, 1 रुपये बढ़ के यानी 6 रुपये हो गया। अब आप यहीं से समझो बेटा, अगर इसको आप कैंसिल कर लें तो ये 2 3 जा हो जाएगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 10 जा हो जाएगा। अगर इस लेफ्ट साइड पर आप मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 10 × 10 × 5 हो जाएगा बेटा। और यहाँ से अगर बात करते हैं 9 × 19 × 3 कर लेते हैं, ये आपका कितना हो गया बेटा, 100 × 5, यानी ये 500 हुआ। यहाँ से बेटा 19 9 जा 171 और इंटू 3 बेटा, यानी 171 × 3 आप करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा, 3 हो गया, 7 3 21 हो जाएगा। ठीक है, 17 3 51, कितना हो गया, 17 3 51, यानी 513 हो गया बेटा। अब आप जरा देखिए, 500 की जगह आप दे रहे हैं बेटा 513, कितना दे रहे हैं, 513। अब आप यहीं से निकाल दो, डिफरेंस कितने का आया बेटा, 13 का आया, यानी 13 का। 13 जो आप दे रहे हैं एक्स्ट्रा, वो आप प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट का मतलब, इसका मतलब क्या है, साइन ज़्यादा है बेटा, यानी अधिक की ही बात होगी। अधिक बात होने में बेटा जानते हो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी बी और डी ऑप्शन में आप आएंगे, अधिक हो गया। अब 13 बाई कितने पे बेटा, 500 की आप बात कर लेंगे, इंटू 100 कर लेंगे बेटा, तो परसेंट का सिंबल कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका कैंसिल हो गया बेटा, ये क्या हो गया, 5 दूनी 10 बेटा, 5 6 30, 2.6%, यानी बेटा ऑप्शन बी सही होता है। सीधे सीधे 2.6% आपको मिल जाएगा। चलिए 95 के बाद हम आते हैं 96 नंबर पर। आपका अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 देखो बेटा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का मिक्सअप क्वेश्चन है, मिक्सचर का क्वेश्चन है, जिसमें सीआई और एसआई दोनों मिले हुए हैं। अब यहाँ पर सीधा सा कॉन्सेप्ट बेटा 2 वर्ष की बात कर रहा है, 5% वार्षिक दर की बात कर रहा है। अंतर जो इनका है कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में बेटा, वो है 250 रुपीज़ का। कितना है,
250 रुपीज का, तो आपसे पूछी गई है को प्रिंसिपल क्या है और धनराशि क्या है जिस पर ब्याज का अंतर आया कितना 250 रुपए का। तो यहाँ से बेटा सीधे सीधे जानते रहना, जब 2 वर्ष की बात आए, पर्टिकुलर बेटा 2 ईयर्स की बात आए, 2 ईयर्स में आप जानते हैं CI और माइनस SI का जो डिफरेंस होता है बेटा, उसको आप डायरेक्टली इस फार्मूले से करते हैं तो आपको आंसर मिलता है। यहाँ पर बेटा आपका 250 है इक्वल टू बेटा P है, R की वैल्यू आपका 5/100 हो गया, इनटू किया बेटा ये आपका 20 हो गया, और इसको P इक्वल टू अगर आप बात करते हैं 25 इंटू 20 इंटू बेटा 20 आ गया, कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, अब आप कर सकते हैं, क्या आ जाएगा 25 दूनी 50 दूनी 100 हो गया ना बेटा, ये आपका 1 2 3 0 और आप लगा लेते हैं, यानी कितना आ गया, ये आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। चलिए 96 के बाद आते हैं हम लोग 97 नंबर पर। किस में आते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन आपका मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 75 ml अल्कोहल में कितना जल मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में अल्कोहल की जो मात्रा है बेटा वो 25% हो जाए। अब आप यहाँ पर बात समझिएगा बेटा, जब हमारे पास यही 75 ml अल्कोहल था, कितना बेटा 75 ml अल्कोहल था, इसमें अगर हम बात कर रहे थे, अगर मिक्सचर की बात करते, अगर यहाँ पर बेटा हम अल्कोहल की बात करने जा रहे हैं और ये वाटर की बात अगर हम करते हैं, तो यहाँ पर देखो बेटा ये तो वाटर इसमें था ही नहीं, यानी जो भी था वो पूरा का पूरा क्या था, अल्कोहल था, जिसको आपने 1 कह दिया और वाटर को आपने क्या बना दिया बेटा 0। अब आप समझिए, दूसरी बात है अल्कोहल 25% हो जाए, 25% का मतलब आप जानते हैं 1 बाई क्या हो गया बेटा 4, यानी 4 पार्ट में से एक पार्ट क्या हो जाए बेटा आपका 4 सोल्यूशन में से, 4 यूनिट सोल्यूशन में से 1 यूनिट सोल्यूशन आपका क्या हो जाए अल्कोहल ही रहे, यानी यहाँ पर 1 हो गया और ये कितना हो जाएगा बेटा 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया। अब आप समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 75 ml अल्कोहल था जब वो केवल 1 यूनिट था, कितना था बेटा 1 यूनिट था, तब आपसे पूछा गया था 75 अल्कोहल, और आपसे पूछा है कितना जल मिलाया जाना चाहिए। अब देखो बेटा जल पहले 0 था, अब कितना हो गया बेटा 3 यूनिट हो गया, कितना हो गया 3 यूनिट का, और आपके पास गिवन है बेटा 1 यूनिट की वैल्यू ही 75 ml है, तो 3 यूनिट इसमें अगर आप वाटर मिला देंगे तो जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका सलूशन हो जाएगा 225 ml, यानी क्वेश्चन हो गया बेटा अगर 75 ml में 225 ml अगर आप वाटर मिला दोगे तो उसमें 25% अल्कोहल हो जाएगा। इट मीन्स बेटा ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पर देखो इफ 35% ऑफ नंबर इज 416 मोर देन 27% ऑफ द सेम नंबर, ठीक है बेटा, देन द नंबर इज, अगर आप कह रहे बेटा कि 35% नंबर जो है 27% नंबर से 416 मोर देन है, तो आपसे ज़रा देखिएगा 35% डिफरेंस में बेटा 27% का जो डिफरेंस है यही तो 416 है। यहाँ से आप देख रहे हैं 8% इक्वल टू बेटा 416 आपको मिल जाएगा, 1% आपको निकाल दीजिएगा, 416 बाई क्या हो गया बेटा 8 हो गया, 8 5 जब 40 हो गया बेटा, 8 2 जा 16 हो गया, आपका 52 हो गया। अब आपसे बेटा 100% निकाल देना, तो 52 इंटू 100 हो जाएगा बेटा, दैट इज 5200, यही आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन है क्या बेटा, चित्र में समतल दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब को प्रदर्शित किया गया है, किसका, घड़ी के प्रतिबिंब, यानी जब आप घड़ी देख रहे हैं बेटा वाटर में देख रहे हैं तो वाटर में घड़ी की इमेज दिख रही है, जो वाटर में घड़ी की इमेज दिख रही है वही इमेज आपको दिया गया है। इमेज की हेल्प से आपको बताना है एक्चुअल समय क्या हो रहा है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे आप देखिए, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर बेटा 235 आपको दिख रहा है, ये इमेज में दिख रहा है बेटा, किस में दिख रहा है, इमेज में, ये मिरर इमेज है बेटा, ठीक है। अब आपको एक्चुअल टाइम चाहिए, तो एक्चुअल टाइम के लिए बेटा जानते हैं
सीधा सा कॉन्सेप्ट बेटा 1160 में से इस टाइम को आप सीधे सीधे माइनस कर देंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। यानी ये 25 हो गया, यहाँ से 9 हो गया। यानी कहने का मतलब घड़ी में बेटा एक्चुअल टाइम इस समय 9:25 हो रहा है, लेकिन अगर वाटर में उसकी इमेज को देखेंगे तो आपको 2:35 दिखेगा। ये आपका क्लियर हो गया बेटा। यानी ऑप्शन आपको जो दिखेगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बेटा डी इज राइट है। क्या है? ऑप्शन डी आपका बेटा सही होता है। इस टाइप से आपके सीएपीएफ के एग्जाम में अर्थमेटिक और रीजनिंग के आए हुए सारे क्वेश्चन की बेटा एक प्रॉपर सलूशन आपको मिल गया। मैं उम्मीद करता हूं आप मिलाएंगे और अवश्य सक्सेस हो जाएंगे। जय हिंद। जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, मेजर कल्ची क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, इस वीडियो में आप देख रहे हैं अभी रविवार को संपन्न हुआ सीपीएफ का क्वेश्चन पेपर। पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ हम आपके लिए लाए हैं। पेपर 1 आप देख चुके हैं। अब पेपर 2 200 नंबर की इंग्लिश का पेपर, जिसमें 80 नंबर का एस्से, हिंदी या इंग्लिश और 120 नंबर की कंपलसरी इंग्लिश होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन है एस्से वाले। आपको 5 में से 4 टॉपिक पर लिखना है। भाई पहला है चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया। आजकल ये मुद्दा बड़ा हाईलाइटेड है, करंट का टॉपिक है, आप लोगों ने भली भांति इसको पढ़ा होगा। मॉडल पेपर में भी हमने कहा था कि इंडो चाइना रिलेशन को ध्यान से पढ़कर जाइएगा, आएगा, आ गया। वर्क फ्रॉम होम पर आप एक ऐसे लिख सकते हैं, भाई कोविड के समय में व्हाट कैन बी मोर इंपॉर्टेंट देन वर्क फ्रॉम होम। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो पूरी की पूरी वर्क फ्रॉम होम पर आ गई। तो तीसरा है भारत में दलगत राजनीति एक फलता फूलता पारिवारिक व्यवसाय है। दलगत राजनीति मतलब पार्टीजन पॉलिटिक्स। अब जैसे कांग्रेस को आप देख ही लीजिए क्या हालत है, आप समझ ही रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी आप ऐसा देख सकते हैं। मतलब आप अपने आइडियाज इस टॉपिक पर भी दे सकते हैं। अर्बनाइजेशन इज हैजार्डस, शहरीकरण इंसान को किस तरीके से बर्बाद करता है, कैसे इंसान शहरों में ज्यादा बर्बाद होते हैं। भाई पुरानी कहावत थी कि गॉड मेड विलेजेस, वी मेड टाउन्स। भगवान ने गांव बनाए, हमने 10, 20, 50, 100 गांवों को इकट्ठा करके दिल्ली मुंबई जैसे शहर बना दिए। न पीने का साफ पानी मिलता है, न सांस लेने के लिए कायदे की हवा मिलती है। पड़ोसी को पता नहीं चलता पड़ोसी के घर में हो क्या रहा है। तो बस यही सब कुछ एक पॉइंट्स आपको लिखने हैं। अर्बनाइजेशन इज हैजार्डस, इन्फिल्ट्रेटर्स आर ए थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी। घुसपैठिए भारत की समस्या है। इन्फिल्ट्रेटर बेसिकली किसी भी मुल्क के लिए समस्या खड़ी करते हैं, वो भारत हो या यूएसए हो, XYZ कोई भी हो। ट्रंप के दौरान बनाई जाने वाली वो ऐतिहासिक दीवार आप लोगों ने पढ़ी सुनी होगी ही, कोई बात ही नहीं है। ये थे बच्चों एस्से के टॉपिक। देखिए डेस्क्रिप्टिव होते हैं तो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का पूरा जवाब तो हम यहां दे नहीं पाएंगे। डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को केवल थोड़ा थोड़ा लेकर चलते हैं। एक एक नंबर वाले छोटे सवालों का पूरा जवाब आपको दिया जाएगा। फॉर एंड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर आपको आर्ग्यूमेंट लिखना है। इलेक्शंस इन स्टेट शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली। हिंदुस्तान के सभी 28 सूबों में एक साथ चुनाव करवा देने चाहिए। ये आपका टॉपिक है। फॉर द टॉपिक लिखिए, अगेंस्ट द टॉपिक। फॉर द टॉपिक का मतलब आप लिखेंगे इसके फायदे क्या हैं। अगेंस्ट द टॉपिक ये क्यों नहीं होना चाहिए। सेकंड टॉपिक है फार्मर्स प्रोटेस्ट आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। पिछले 4 महीने के टीवी चैनल्स में इससे ज्यादा गर्म मुद्दा कोई रहा ही नहीं। ओलंपिक भी इतना गर्मा गर्म नहीं रहा जितना ये हो गया। उसके आधार पे आपको लिखना है। तीसरे सवाल में आपसे रिपोर्ट मांगी गई ऑक्सीजन सिलेंडर की क्राइसिस पर दिल्ली में। ये एक पर्टिकुलर स्टेट का टॉपिक है, इसलिए हो सकता है सारे बच्चों इस पर ध्यान ना दे पाए हों। पूल वायोलेंस इन वेस्ट बंगाल, ये भी एक पर्टिकुलर प्रदेश का है, लेकिन मुद्दा बड़ा हाईलाइट हो गया था तो इस पर भी आप रिपोर्ट लिख ही सकते हैं। फिर आपके पास आया मसला प्रेसीज लिखने का। प्रेसीज जैसा कि मॉडल पेपर में मैंने कहा था, रिपीटेड विचारों को फिल्टर करके दिए गए कंटेंट को 33% में लपेटना प्रेसीज लिखना कहा जाता है। तो जिन बच्चों ने इस प्रेसीज को सफलतापूर्वक लिखा वो बधाई के पात्र हैं।
पैराग्राफ आसान था, कोई इतनी खास समस्या सच इसमें है नहीं। फिर है पैराग्राफ आपका कॉम्प्रीहेंशन के लिए। अब ये जो कॉम्प्रीहेंशन के लिए पैराग्राफ है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाला पैराग्राफ, ये भी आपने इसके ऊपर बेस्ड सवाल देख ही लिए होंगे। पैराग्राफ की कहानी में शॉर्ट में आपको बता देता हूं। एक व्यक्ति ने, मतलब लेखक ने, अपने उन अनुभवों को शेयर किया जो एक फटे हुए नोट के साथ उसके साथ हुए। सबसे पहले वो एक हॉस्पिटल में उसके आधार पे पेमेंट कर रहा था। रिसेप्शनिस्ट ने फटे हुए नोट के आधार पे नोट लेने से मना कर दिया, जबकि जब उसको लेकर वो एक कॉफी पीने गया तो वहां कॉफी देने वाले व्यक्ति ने उसका वो फटा हुआ नोट ले लिया। व्यक्ति ने आगे कहा, रेस्टोरेंट के पार्किंग स्लॉट में भी किसी भी प्रकार का फटा कोटा नोट लिया जा सकता था। इसी तरीके से उसने आगे कहा है कि भैया यूरोप में क्या है कि नोट की जितनी वैल्यू होती है बस उतनी ही होती है। माने 500 रुपए का नोट है तो उसकी वैल्यू 500 रुपए है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, 500 रुपए का करारा नोट, 500 रुपए का फटा हुआ नोट। फटे हुए नोट की वैल्यू हम थोड़ा कम कर देते हैं, हालांकि चलेगा तो भैया 500 में ही, बस वैल्यू थोड़ी कम कर देते हैं। ये इसके क्वेश्चन थे। अब इसके सवाल जहां आप देखेंगे तो पहला सवाल आपके पास है कि कौन से इंसिडेंट ने स्पीकर को ये सोचने पर मजबूर किया। कौन से इंसिडेंट ने स्पीकर को ये सोचने पर मजबूर किया कि रिलेशनशिप क्या है लोगों की मनी के साथ। लोगों की रिलेशनशिप मनी के साथ क्या है, ये कैसे वो सोच पाया, कैसे वो मजबूर हुआ ये सोचने पर। तो देखो भाई, पैराग्राफ की पहली, दूसरी, तीसरी लाइन में ही इसका जवाब है। जब आप यहां पढ़ेंगे कि आई वॉज रिमेंड ऑफ दिस when a few days ago taking out a new 500 rupees note to payable at a nursing home, I was made to notice a razor thin tear in the paper. उस तरह की धार के बराबर नोट फटा हुआ था, उस पर रिसेप्शनिस्ट ने उसका ध्यान दिलवाया, जबकि वो नोट राइटर ने एटीएम से तभी तभी निकाला था। तो पैराग्राफ की तीसरी लाइन में इसका आंसर है कि इस घटना ने उसका ध्यान उस रिलेशनशिप पर दिलवाया। What did the speaker do with the torn note of 500 rupees? उसने कॉफी पी ली। दूसरे ही पैराग्राफ में लिखा है, How are the young men at the coffee shop and at the parking lot attend different in their approaches towards a damaged note? भाई, जो कॉफी देने वाला यंग मैन था उसने तो शायद इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दे पाया कि वो बाल के बराबर नोट फटा हुआ है, लेकिन जो पार्किंग लॉट अटेंडेंट होता है वो हर प्रकार के नोट को ले लेता है। राइटर ने दूसरे ग्राफ में ये बात कही है। स्पीकर के मुताबिक क्या डिफरेंस है इंग्लिश एंड द इंडियन वे ऑफ लुकिंग एट अ बैंक नोट? मैंने पहले बताया था भाई, इंग्लिश मैन का क्या है कि वहां आप टेप चिपका के नोट ले जाइए, वो तब भी उसको ले लेते हैं, क्योंकि $500 के नोट की कीमत या पाउंड के नोट की कीमत वो 500 मानते हैं। Relate the experience of the speaker with the auto drivers vis-a-vis money. यहां ऑटो ड्राइवर के साथ इसका जो रिलेशन आगे के पैराग्राफ में दिया गया है उसके आधार पर 2 लाइन में आपको जवाब लिख देना है। कॉम्प्रिहेंशन के सवाल में आपको एक बात हमेशा ख्याल रखनी पड़ेगी कि कॉम्प्रिहेंशन का हमारा जो भी सवाल होगा, कॉम्प्रिहेंशन के सवाल का जवाब बच्चों हम पैराग्राफ की राइटिंग में नहीं देंगे, वो हमको हमेशा थोड़ा अपनी भाषा में लिखना पड़ेगा। रीराइट द सेंटेंस एज डायरेक्ट, आपको पैसिव वॉइस बनाना है कि द फ्लावर्स राणा गेव टू मीना हैव विदर्ड। कि द फ्लावर्स राणा गेव टू मीना हैव विदर्ड, ये यहां से सेंटेंस स्टार्ट है। राणा ने मीना को फ्लावर्स दिए, वो विदर्ड हो गए, और ये यहां लिखा हुआ है ना। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए हैव विदर्ड, इतने का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जो हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं वो केवल इतने का बना सकते हैं, वो केवल इतने का बना सकते हैं। इतने में ऑब्जेक्ट है मीना, तो मीना से आप बना दीजिए कि मीना, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा कि मीना वॉज गिवन। अब द फ्लावर्स अपनी जगह लगा दीजिए जो पहले से लगा हुआ है, तो सेंटेंस आपका क्या चलेगा कि द फ्लावर्स मीना वॉज गिवन बाय राणा, बाय राणा।
आगे एज इट इज इसको कॉपी कर दीजिए, हैव विदर्ड। हैव विदर्ड एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका पैसिव नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना है। द कुशन्स डू नॉट मैच द काउच, काउच माने सोफा, कुशन माने उस पर जो छोटी सी गद्दी पड़ी रहती है। द कर्टेन्स ऑल्सो डू नॉट मैच द काउच, कर्टेन माने पर्दे भी काउच से मैच नहीं करते। कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग नाइदर नॉर, वेरी इजी। नाइदर द कुशन्स नॉर द कर्टेन्स, नाइदर द कुशन्स नॉर द कंटेन्स मैच द काउच, वेरी सिंपल। केवल इतना सेंटेंस बनेगा, जो मैंने अंडरलाइन किया है केवल उन शब्दों को उठाइए, नाइदर नॉर से जोड़ दीजिए। नाइदर द कुशन्स नॉर द कर्टेन्स मैच द काउच। अगला सवाल देखिए, अनिल प्लेज फुटबॉल इन द इवनिंग्स, अनिल प्लेज फुटबॉल इन द इवनिंग्स, ही गोज फॉर स्विमिंग इन द मॉर्निंग्स। कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और वगैरह होती हैं पेयर्ड कंजंक्शन। क्या होती हैं? पेयर्ड कंजंक्शन, ध्यान दीजिए। तो अनिल प्लेज फुटबॉल इन द इवनिंग्स, अब नॉट ओनली बट ऑल्सो से लगाना है, तो अनिल प्लेज अपनी जगह रहेगा, अनिल प्लेज नॉट ओनली फुटबॉल इन द इवनिंग्स, अनिल प्लेज नॉट ओनली फुटबॉल इन द इवनिंग बट ऑल्सो स्विमिंग इन द मॉर्निंग। अनिल प्लेज, यहां पर बच्चों नॉट ओनली जो लगेगा वो अनिल के बाद लगेगा, अनिल नॉट ओनली, क्योंकि नॉट ओनली के बाद अगर प्लेज आया है तो बट ऑल्सो के बाद भी उसी तरीके से आएगा। अनिल नॉट ओनली प्लेज फुटबॉल इन द इवनिंग बट ऑल्सो गोज, यहां जोड़ दीजिए बट ऑल्सो। भाई नॉट ओनली के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आएगा, तो बट ऑल्सो के बाद भी वही आना चाहिए। सेंटेंस आपका फाइनली बनेगा, अनिल नॉट ओनली प्लेज फुटबॉल इन द इवनिंग्स बट ऑल्सो गोज फॉर स्विमिंग इन द मॉर्निंग्स। अगला देखिए, कैन योर मदर नॉट गो इन द अदर कार, चेंज टू अफर्मेटिव, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाना है। कैन योर मदर नॉट गो इन द अदर कार, वेरी सिंपल, योर मदर शुड गो इन द अदर कार या योर मदर कैन गो इन द अदर कार। बना दीजिए योर मदर, नॉट हटा दीजिए, इसकी जगह कैन आ जाएगा, इन द अदर कार नॉर्मल रहेगा। यू नेवर थिंक ऑफ यूजिंग अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यू नेवर थिंक ऑफ व्हाट, योरसेल्फ। यहां से आपके इतने नंबर खड़े हो गए। आगे चलते हैं, आगे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कि फिलर्स के सवाल हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। शी वॉज टॉकिंग ऑन द फोन, हर पर्स फेल फ्रॉम हर हैंड, वो फोन पे बात कर रही थी, उसके हाथ से उसका पर्स गिर गया। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड बिकॉज वाइल, यहां लगेगा वाइल। भाई फोन पर बात करते समय हर किसी का पर्स उसकी जेब से गिरे कोई जरूरी बात नहीं है ना, ये उसका कारण तो हुआ नहीं, तो वाइल से यहां सेंटेंस बन जाएगा कि जबकि वो फोन पर बात कर रही थी पर्स जेब से खिसक गया। उसके बाद अगला सवाल है, द गोडाउन इज इन्फेस्टेड माइस, इन्फेस्टेड के बाद फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में हमेशा लगता है विद। अ ग्रेट पोएट एंड एसेइस्ट लिव्स, ये एक ही इंसान के लिए लगा है, जो एसेइस्ट है माने निबंध शास्त्री, वही यहां पर पोइट है। अगर अलग अलग होता तो यहां आर्टिकल लगा होता। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लग द फ्लावर्स, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, इसका एक्टिव वॉइस बनाना है बच्चों कि यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लग द फ्लावर्स, आपसे गुजारिश है कि फूल ना तोड़े। तो पैसिव कैसे बनेगा, प्लीज डोंट प्लग द फ्लावर्स, खत्म, प्लीज डोंट प्लग द फ्लावर्स, इतना सा सेंटेंस है। आगे चलो, लावण्या ने पल्लवी से कहा कि क्या प्रियंका ने शिल्पी के साथ लंच किया। सेंटेंस में एक ही चीज कायदे की है, वो है नाम, थोड़ा भारी भारी है। तो लावण्या ने पल्लवी से कहा कि क्या प्रियंका ने शिल्पी के साथ लंच किया। इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, लावण्या सेड टू की जगह लगा दो आस्क्ड, लावण्या आस्क्ड पल्लवी, इफ प्रियंका अपनी जगह रहेगा, फिर लगा दो हैड हैड, दो बार हैड लगेगा, एक बार डिड हैड हो जाएगा, एक बार हैव हैड हो जाएगा। ये लगेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये इसलिए हो गया क्योंकि ये लग जाएगा पास्ट परफेक्ट। वेरी सिंपल।
इसके बाद देखें राइट वन सेंटेंस ईच यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग। भैया फ्रेजेस का वाक्य प्रयोग देना है। बैक ऑफ का मतलब होता है पीछे चले जाना, जैसे हमने कह दिया पाकिस्तान हैड टू बैक ऑफ इन द वॉर ऑफ 1947। पाकिस्तान को पीछे जाना पड़ा 1947 की लड़ाई में, मतलब 65 में भी जाना पड़ा, 71 में भी जाना पड़ा। 71 में जाना क्या पड़ा, 71 में तो बांग्लादेश क्रिएट हो गया। उसके बाद है कैरीड अवे का मतलब होता है साथ ले जाना, मतलब दूर ले जाना, कि माय फादर कैरीड अवे माय गिल्ली डंडा, पिताजी ने मेरा गिल्ली डंडा छुपा कर रख दिया। गिल्ली डंडा एक स्पोर्ट का नाम है, यूपी में आपने सुना होगा। उसके बाद अगला है लॉग आउट। लॉग आउट तो भैया फेसबुक व्हाट्सएप से डेली तुम लोग लॉग आउट करते हो, ये वही वाला लॉग आउट है, लॉग आउट फ्रॉम द फेसबुक। ड्रॉप इन का मतलब होता है भेंट करना। मैंने आपसे कहा यार मिलने आ जाओ कभी, तो मैं कहूंगा ड्रॉप इन ऑन मी। क्या कहूंगा, ड्रॉप इन ऑन मी। होल्ड ऑन का मतलब कुछ कह रहे हो, मैंने कहा रुको थोड़ा संभलो यहीं पे, होल्ड ऑन। जैसे फोन पर बात करते समय कह देते हैं भाई थोड़ा होल्ड पे रहना, बस वही वाला होल्ड ऑन है। तो बच्चों और क्या बचा पेपर में, अब बचा करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस विदाउट मेकिंग एनी अननेसेसरी चेंज। आपको अननेसेसरी चेंज के बिना करेक्शन करना है। ये राइटिंग आपको यहां इसलिए दिख रही है कि ये एक बच्चे का पेपर है जो स्कैन करके उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। भाई टाइप करने का तो अभी टाइम नहीं था ना। तो पहला है हेल्प मी टू ओपन द डोर। अब यहां ये टू ओपन गलत है, हेल्प के बाद बेयर इन्फिनेटिव लगता है। क्या लगता है, बेयर इन्फिनेटिव, लिहाजा क्या लिख दो, ओपन लिख दो। 10 किलोमीटर निश्चित भौतिक राशि है तो ये आर की जगह इज लगेगा। जिस बच्चे ने किया है बड़ा सटीक किया है, बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। तो 10 किलोमीटर आर की जगह होगा इज, क्योंकि निश्चित भौतिक राशि हमेशा सिंगुलर नंबर होती है। आई यू एंड माई ब्रदर विल गो। जब सामान्य काम किया जाए तो प्रोनाउंस को 231 की सीक्वेंस में रखते हैं, लिहाजा सबसे पहले लगेगा यू, फिर लगेगा माय ब्रदर, फिर लगेगा आई, और कोई गलती नहीं है। हार्डली डिड ही ओपन द डोर व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। लाइट वेंट ऑफ का मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो जो काम पहले हुआ पास्ट परफेक्ट बनेगा। मतलब डिड की जगह हैड लगा दो, ओपन की जगह ओपनड, काम खत्म। डिड की जगह हैड, ओपन की जगह ओपनड, काम खत्म। द सिस्टर एंड द ब्रदर कॉन्ग्रेचुलेटेड। जब दो लोग होते हैं तो वन अनदर नहीं लगाते, तब ईच अदर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, ईच अदर। तो बच्चों इस 200 नंबर के पेपर में से ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन में तो कंप्लीट नंबर लाए ही जा सकते हैं, छोटे सवालों में कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी इस पेपर का क्वालिफाई होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग होता है, इसके बिना आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आने जा रही। मिलेंगे और किसी मॉडल पेपर या क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस में, तब तक मेहनत से पढ़िए। जय हिंद। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कलसी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कलसी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर।